ओके, लास्ट क्लास तक कोई डाउट? आज हम लोग सेक्शन 16 पर आएंगे विच इज़ केविट टेम्पटर। तो आपके ना सोगा का एक लौता लेंदी सेक्शन यही है कि आपको जिस पे बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा या उसको इन डेप्थ देखना पड़ेगा, इन डेप्थ लिखना पड़ेगा। तो आज आज का है कि केविट टेम्पटर पढ़ेंगे अच्छे से, इस पे केस लॉज, इसके एक्सेप्शन और ये होता क्या है, तो उसमें थोड़ा टाइम जाएगा। अगर ये आज ढंग से हो गया तो फिर हार्डली 4-5 क्लास में हम लोग सोगा ख़त्म कर लेंगे। आपकी फर्स्ट क्लास है तो आई एडवाइज़ यू कि आप पुरानी क्लासेस देखें, आपको एक्सेस मिल जाएगा। बाकी आज तो सेक्शन नया ही शुरू हो रहा है तो आज का तो आपको आज ही समझ आएगा, बट प्रीवियसली उसके लिए आप ना जो पीछे की क्लासेस हैं वो देख लें। आई गेस हमारे 3 लेक्चर हो चुके हैं। केविट एम्प्टर सबने सुना होगा कॉलेज में, सबको आइडिया होगा ना व्हाट इज़ केविट एम्प्टर। सेक्शन 16 टॉक्स अबाउट केविट एम्प्टर, ऑल्दो टाइटल वो नहीं है। टाइटल कहता है इम्प्लाइड कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस। लेट द बायर बिवेयर, द मीनिंग इज लेट द बायर बिवेयर। ठीक है, तो बेसिक सी चीज़ समझते हैं, व्हाट इज़ केविट एम्प्टर, व्हाई वी नीड दिस एंड व्हाट द सेक्शन इज टेलिंग अबाउट दिस। देखिए, कोई सामान आप लोग खरीदने जाते हैं, कोई भी सामान आप लोग खरीदने जाते हैं तो वहाँ क्या होता है ना कि आप मान लीजिए एक रस्सी लेने गए, लेट्स सपोज। अब रस्सी आप ले आए, अब जो सेलर है वो बेच रहा है, आपने उसको कोई पर्टिकुलर पर्पस नहीं बताया है, आप जस्ट जनरली कैजुअली गए वहाँ पे और एक रोप ले आए। अब वहाँ पे आप रोप का क्या करेंगे ये आप पर डिपेंड करता है, कोई चीज़ बांध कर रखेंगे, किसी चीज़ को लटकाएंगे या एक्स वाई जेड वो भी है। अब आप अपने हाथ से अगर वहाँ से रोप लेकर आए हैं, देखकर आपने चूज़ की हाँ भाई ये वाली दे दो, इतने मीटर दे दो। अब अगेन आप वहाँ जाकर ये नहीं कह सकते कि नहीं नहीं ये तो 2-3 लोगों के एक साथ लटकने के लिए बिल्कुल सही नहीं है। ऐसा नहीं होता है। केविट एम्प्टर सीधी सी बात ये कहता है कि इन जनरल ना ऐसा कुछ नहीं है कि आप कोई चीज़ ले गए खरीद के और आप फिर 2 दिन बाद आ जाएं, 2 घंटे बाद आ जाएं कि ये तो मेरा पर्पस सर्व नहीं कर रही है। अगर आपका कोई इंडिविजुअल पर्पस है ना तो वो कोई चीज़ सर्व कर रही है नहीं कर रही है आपके ऊपर है। हाँ, एक चीज़ ऐसी होती है कि अगर आपने वहाँ जाकर उस शॉपकीपर को, उस सेलर को बता दिया कि मुझे ऐसी रस्सी दो जिस पे एक साथ में 3-4 लोगों को लटका सकूं। दिस इज बिट फनी बट एग्जाम्पल ये समझ आ रहा है। या फिर मान लीजिए कि आप कोई कपड़ा लेने गए, अब उसको नहीं पता ना कि आपको उस कपड़े का शर्ट बनवाना है, उस कपड़े को कहीं बिछाना है, उस कपड़े को कहीं पे ढकना है या उस कपड़े में कुछ सामान बांध के लटकाना है, कुछ नहीं पता। आप शर्ट के लिए कपड़ा लेकर आए और आपने उसमें बहुत सारा 15-20 kg सामान लटका दिया एंड देन आप वहाँ पर जाते हैं और वहाँ उससे कहते हैं कि भाई इसमें तो 50 kg सामान लटक ही नहीं पाया, आपका तो कपड़ा ही ख़राब है। तो बेसिकली कपड़े के अंदर सामान लटकाना कोई एक जनरल पर्पस नहीं हो सकता है, ठीक है। इट इज़ समथिंग कि वो वेरी करता है चीज़ों के ऊपर, है ना। तो हाँ, लेकिन अगर आप गए ही इस इंटेंशन से हैं, आपने बायर से बोला भाई मुझे कुछ इतना मजबूत कपड़ा चाहिए जो 15-20 किलो के वजन से भी ना फटे, तो वो आपने उसके लिए कंडीशन रख दी। लेकिन सेक्शन 16 इनिशियली कहता है कि ऐसा कुछ नहीं होता है कि कोई पर्टिकुलर गुड आपके किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए फिट होनी चाहिए। कोई चीज़ ऐसी होती है, जैसे लास्ट क्लास हमने वॉशिंग मशीन का एग्जांपल लिया था, अब हम मशीन लेके आ रहे हैं वो कपड़े ही नहीं धो रही है तो दैट इज़ अनदर थिंग ना। बट कैजुअली अगर कोई चीज़ खरीद के ला रहे हैं जिसका ऐसा कोई सर्टिफाइड पर्पस नहीं है, वो तो वो उस जगह फिट नहीं हो रही है तो आप वहाँ पे जा नहीं सकते हैं टू कंप्लेन। ओके, सेक्शन की लैंग्वेज देखते हैं थोड़ी सी। क्या कहता है, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट एंड ऑफ एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स देयर इज नो इम्प्लाइड वारंटी और कंडीशन। कुछ इम्प्लाइड वारंटी या कंडीशन नहीं होगा। कोई चीज़ खरीद के ला रहे हो, यू कांट से ना कि ये काम तो कर ही नहीं रही है, ये काम तो कर ही नहीं रही है, कोई इम्प्लाइडली नहीं होता। हाँ, वो कोई ऐसी पर्टिकुलर गुड है जो किसी चीज़ के लिए असाइन की गई है तो बात अलग है। वॉशिंग मशीन है, कपड़े ही नहीं धो रही है तो एक अलग चीज़ है।
बट अगर आप कपड़ा, रस्सी जैसी कोई चीज़ लेकर आ रहे हो और आप उसको मल्टीपर्पज़ यूज़ करना चाहते हो या किसी डिफरेंट पर्पज़ के लिए यूज़ करना चाहते हो और वो काम नहीं आ रही है, देन आप वहाँ जाकर नहीं कह कर आ सकते कि ये आपका पर्पज़ पूरा कर नहीं रही है। एज टू द क्वालिटी और फिटनेस ऑफ एनी पर्टिकुलर पर्पज़, आपने कोई पर्टिकुलर पर्पज़ बना लिया उस कपड़े का या उस रस्सी का, तो यू कांट कंप्लेन फॉर दैट। ऑफ गुड सप्लाइड अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, लेकिन एक्सेप्ट, ये यहाँ पे क्या कह रहा है, एक्सेप्शंस होंगे। इन जनरल तो ऐसा कुछ नहीं होता। इन जनरल ऐसा नहीं है कि आपने कोई सामान खरीदा वो किसी पर्टिकुलर पर्पज़ के लिए फिट होगा, और वो उसका कोई ऐसा भी नहीं है कि वॉशिंग मशीन है तो कपड़े तो धोएगी, फ्रिज है तो अंदर कूलिंग तो होगी। ये तो देखो, ये तो इसी पर्पज़ के लिए सेल हो रहे हैं। ऐसा तो नहीं है ना कि आप मार्केट से हॉट बैग लेने गए और वो वहाँ पे वार्म ही नहीं कर रहा है, वो आपकी बॉडी वार्म नहीं कर रहा है, तो वहाँ पे कोई ऐसे कह सके कि नहीं नहीं, अगर नहीं कर रहा है तो क्या ये सारे पर्पस थोड़ी फुलफिल करेगी, वो तो उसका मेन पर्पस है। अब अगर वो अपना मेन पर्पस ही पूरा नहीं करेगा तो हाँ बात है कंप्लेन वाली। लेकिन अगर जहाँ पे मेन पर्पस नहीं है, ऐसे साइड पर्पसेस ही है, या मेन भी है, आपके लिए मेन है, आपने बायर को, आपने सेलर को तो नहीं बताया ना कि ये आपका मेन पर्पस है, तो वहाँ पे आप कंप्लेन नहीं कर सकते हैं। इसी तरीके की बातों पे सेक्शन है, तो वो कह रहा है जनरली तो ऐसा नहीं होगा कि आप जा रहे हैं कंप्लेन कर रहे हैं ये काम नहीं कर रहा है, वो काम नहीं कर रहा है, बट हाँ एक्सेप्शंस हैं इस बात के, इस चीज़ के कुछ एक्सेप्शन है कि कब आप उस चीज़ को कंप्लेंट कर सकते हैं। जनरली तो नहीं कर सकते कि इस चीज़ के लिए अनफिट है, उस चीज़ के लिए अनफिट है, लेकिन कुछ जगहों पर कर सकते हैं। सेक्शन की लैंग्वेज देखेंगे हम। ये कैविट एम्प्टर एक लौता सोगा का ऐसा सेक्शन है जिसको बहुत ध्यान से करना है हमें, और बहुत इन डेप्थ करना है। बाकी सेक्शन इतने इन डेप्थ करने की ज़रूरत नहीं होती है। आज मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चंस भी लेकर आई हूँ बेसिकली, कि मैं आपको इसमें बता दूँ रिपीटेड। तो क्या कहता है हमारा सेक्शन, वेयर द बायर, अब अगर बायर ही एक्सप्रेसली या इम्प्लाइडली बता रहा है सेलर को कि मैं इसी चीज़ के लिए, इसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए ख़रीद रहा हूँ कोई भी गुड्स, मुझे इसी काम के लिए चाहिए, तो बायर के ऊपर रिलाय कर रहा है वो, कि यानी जो हमारा बायर है वो रिलाय कर रहा है सेलर के स्किल के ऊपर, कि अगर मैंने उसको बता दिया है तो वो मुझे अपने स्किल से ऐसी ही गुड प्रिपेयर करके देगा। अब इस चीज़ में होता है कि या तो वो खुद बना रहा होगा गुड्स जो आपका सेलर है, या फिर वो आपको ला के दे रहा है, XYZ कोई भी सिचुएशन हो सकती है। तो यहाँ पे आप सेलर पे डिपेंड कर रहे हैं, सेलर के स्किल पे या उसके जजमेंट पे, कि उसको तो पता ही होगा कि जब आपने बता दिया है, आपने वहाँ पे एक्सप्रेस कर दिया, इम्प्लाइडली बता दिया है सेलर को कि मेरा पर्टिकुलर पर्पस है इस चीज़ को खरीदने का, और यहाँ पे मैं आपके जजमेंट पे रिलाई करता हूँ कि आपको पता होगा कि ये चीज़ इस चीज़ के लिए फ़िट है या ये चीज़ इस चीज़ के लिए फ़िट नहीं है। तो जो गुड्स के डिस्क्रिप्शन होंगे वो ऐसा होना चाहिए कि जो सेलर है ना उसको पता हो कि अगर वो मैन्युफैक्चर कर भी रहा है, उसको प्रोड्यूस कर रहा है या नहीं कर रहा, या तो वो खुद बना के चीज़ें बेच रहा है या वो बाहर से ला के बेच रहा है, ये मैटर ही नहीं करता। वो ये नहीं कह सकता मैंने थोड़ी बनाई है, अरे तुमने बनाई है नहीं बनाई है, यहाँ पे ऊपर तो मैंने एक्सप्रेस करा है, इम्प्लाइड करा है ना, अपना पर्पस तुम्हें बता दिया है कि मुझे किस चीज़ के लिए चाहिए। अब तुमने बनाई है नहीं बनाई है वो मैटर नहीं करेगा। यहाँ पे इम्प्लाइड कंडीशन हो जाती है गुड्स की कि वो रीजनेबली फिट हो जो पर्पस बताया है उसने। समझ रहे हैं आप लोग, कि जब बायर एक्सप्रेस कर देता है, देख लिया आपने डायरेक्ट की लैंग्वेज, तो कहने का मतलब ये है इन जनरल तो मैटर ही नहीं करता पर्टिकुलर पर्पस के लिए फ़िट है या नहीं है। ऐसा आप जाकर वहाँ नहीं खड़े हो सकते कि ये तो इतनी चीज़ नहीं संभाल पा रहा है, तो ये नहीं कर पा रहा है, इन अगर वो उसका मेन पर्पस नहीं है तो। एक चीज़ ये है, लेकिन क्या हो कि अगर किसी ने बता दिया हो कि अगर मैं ये रोप यानी मैं ये रस्सी ले जा रहा हूँ तो मुझे इसमें कम से कम 50 किलो सामान लटकाना है या 50 किलो सामान बांध के रखना है इस कपड़े में, तब तो आपने एक्सप्रेसली इम्प्लाइडली वहाँ पे सेलर को बता दिया ना कि मुझे इसलिए चाहिए। मैटर नहीं करेगा आपका सेलर उस चीज़ को मैन्युफैक्चर या प्रोड्यूस कर रहा है या नहीं कर रहा, वो आपसे ये नहीं कह सकता मैंने थोड़ी बनाई है, ये नहीं चलेगा। उसने बनाई है या नहीं बनाई है, द थिंग इज अब वो चीज़ उसको पता है कि किस लिए चाहिए, और फिर भी वो उस पर्पस के लिए अनफिट चीज़ बेचेगा। अब अगर ऐसे में वो कोई अनफिट चीज़ बेचता है तो यहाँ पे नुकसान वाली बात है। अब जब उसको मेरा पर्पस पता है, मैं रिलाई कर रही हूँ उसके जजमेंट पे, उसके स्किल्स पे, कि अगर मैं बता के ला रही हूँ तो ही मस्ट बी नो कि मुझे किस लिए चाहिए और मुझे कैसी चीज़ देनी है, ठीक है। स्टिल अगर वो मेरी बात नहीं मानता है, अब नहीं करता है, तो नाउ आई कैन कंप्लेन। क्लियर।
केवे टेम्पटर, यही केवे टेम्पटर है। लेट द बायर बिवेयर, जो खरीद रहा है उसको, उसके अंदर खुद अवेयरनेस होनी चाहिए, ठीक है, उसके अंदर अवेयरनेस होनी चाहिए कि ये पर्टिकुलर चीज़ अगर मैं बिना किसी सैंपल के, डिस्क्रिप्शन दिए, बिना उसको बताया अपने आप उठा के ला रहा हूँ। लेट सपोज वो बंदा दुकान पे गया, उसने बहुत सारी रोप्स देखी, उसने एक रोप अपने हाथ से खींच के देखी और उठा के कह दिया कि मुझे 4 मीटर ये रोप दे दो, तो द बायर शुड बी अवेयर ना कि वो क्या खरीद रहा है। और उसको दूसरी तरह भी अवेयर होना चाहिए कि चलो उसने खुद से नहीं ली, तो वो अगर किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए ले जा रहा है तो वो एक बारी सेलर को बताए तो सही कि मुझे इसलिए ये चीज़ चाहिए। हाँ, आपका पर्पस जानने के बाद भी अगर आपका सेलर आपकी बात नहीं सुनता है, आपको आपके पर्पस के लिए फिट चीज़ नहीं देता है, तब एक चीज़ इशू में आ जाती है कि भाई मैंने तो बताया था। क्लियर। एक प्रोवाइजो है इसका जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। तो प्रोवाइजो से लेके क्लॉजेज, इसका नाम कई बार देखो यहाँ पे ना कहीं भी वर्ड यूज नहीं होगा केवे टेम्पटर। सेक्शन 16 में कहीं भी ये वर्ड यूज नहीं होता है। तो कई बार ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन आ जाता है कि विच सेक्शन प्रोवाइड द डॉक्ट्रिन ऑफ केवे टेम्पटर, देन सेक्शन 60 प्रोवाइड्स, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्लियर हैं क्योंकि सेक्शन 16 में मेंशन तो नहीं है ना वर्ड, तो आप उसको सेक्शन के ऊपर लिख लेना, डायरेक्ट पे लिख लेना। प्रोवाइडेड दैट इन द केस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ स्पेसिफाइड आर्टिकल अंडर इट्स पेटेंट और अदर ट्रेड नेम। अब मान लीजिए, यहाँ से समझते हैं, आप दुकान पर जाते हैं और आप कहते हैं कि मुझे एक आईफोन चाहिए। आईफोन का ट्रेडमार्क, पेटेंट, ब्रांड क्या आ जाएगा, एप्पल आ जाएगा। यहाँ पे आपने अपने आप उस चीज़ को इंडिकेट कर दिया है कि यू नीड एप्पल। अब आपने वहाँ जाके आईपैड कहा हो, आईफोन कहा हो या मैकबुक कहा हो, आपने एक पर्टिकुलर ब्रांड, एक पर्टिकुलर ट्रेड नेम, एक पर्टिकुलर पेटेंट पे अपने हिसाब से चूज़ किया एप्पल को। फिर डजेंट मैटर अगर आप उससे ये कहते हो कि भाई मेरा तो 24 घंटे का ऑफिस वर्क है, मुझे तो बहुत अच्छा बैटरी बैकअप चाहिए, मुझे चाहिए ऐसा जो मुझे दिन में सिर्फ 1 या 2 बार चार्ज करना पड़े, ये हो वो हो। अब अगर वहाँ पे आप अपनी उसको कंडीशन बता के भी आए हो ना, तो उसकी जिम्मेदारी नहीं है। आपको किसी भी पर्पस के लिए चाहिए, आपने उसको कितना बता दिया, कोई मैटर नहीं करती है बात। मैटर क्या करती है, आपने अपनी मर्जी से एक ब्रांड नेम चुन लिया, आपने अपनी मर्जी से एक ट्रेड का नाम चुन लिया, आप जानो और वो ब्रांड वाले जाने। इसमें सेलर को अगर आप बता भी रहे हो ना कि आपको बैटरी बैकअप ऐसा चाहिए, आपको ये ऐसा चाहिए, हीट ना करे, ये करे। अब आप एप्पल का ले आए, आप मान लीजिए आईपैड ले आए, आप आईफोन ले आए, आप मैकबुक ले आए, बैटरी बैकअप नहीं है सही। अब आप चले जाओगे वहाँ पे सेलर के पास कि मैंने तो आपको बिल्कुल अच्छे से बताया था कि मेरा इतना काम है, होना चाहिए ये पूरा। आप तो फिर वहाँ पे चले जाओगे कि भाई मुझे तो इतना काम करना पड़ता है, ऐसे होना चाहिए, आपने तो मेरे पर्पस ही फुलफिल नहीं किए। नहीं, यहाँ पे वो इस प्रोवाइजो की हेल्प ले सकता है कि अगर कभी भी जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होता है किसी स्पेसिफाइड ट्रेड नेम का, किसी स्पेसिफाइड पेटेंट का, यानी किसी ब्रांड के लेकर होता है, आपकी चॉइस से होता है, तो वो आपकी ज़रूरतों पर खरा उतर पा रहा है या वो आपकी ज़रूरतों पर खरा नहीं उतर पा रहा है, वो आपके ऊपर है, वो उसके ऊपर नहीं है, वो आपने चूज़ किया है। तो यहाँ पर आप केवे टेम्पटर में सेलर को लायबल नहीं बना सकते हैं। आप कितना भी उसको बता कर आ गए थे, आप कितना भी कहकर आ गए थे, डजेंट मैटर एट ऑल। ऑलराइट, देर इज नो इम्प्लाइड कंडीशन एज टू इट्स फिटनेस। आप वो फिट है नहीं है आपके ऊपर है, यू चूज द ब्रांड, ठीक है, फॉर एनी पर्टिकुलर पर्पज। ऑलराइट, प्रोवाइजो तक क्लियर है हम लोग। तो केवे टेम्पटर अभी तक समझ आ रहा है किसी को? अगर इसमें देखिए सब क्लॉज, इसका जो 1 था, क्लॉज 1 और प्रोवाइजो, ये इसका एक इनिशियल पॉइंट था। अगर यहाँ तक समझ आ जाएगा फिर आगे का समझ आएगा। लैंग्वेज टफ है। अब इसके अगर आप बिना समझे, सोचे समझे सिर्फ डायरेक्ट पढ़ोगे, एक तो आप अंदाजा ही नहीं लगा सकते कि केवे टेम्पटर के बारे में बात कर रहा है। दूसरी चीज़ ये है कि प्रोवाइजो की लैंग्वेज हुई या क्लॉजेस की लैंग्वेज हुई, स्लाइटली टफ है। अब वही है कि पूरे सोगा में सबसे मेजर चीज़ यही लेकर बैठा है, तो इतना होगा। केस लॉज भी हैं और कुछ एक्सेप्शंस भी लिखवाने हैं अभी मुझे। तो एक्सेप्शन कहाँ गया? प्रोवाइजो में भी तो आपने एक एक्सेप्शन देख लिया है ना, क्लॉज 1 में भी तो समहाउ एक एक्सेप्शन था। एक्सेप्शन क्या था? जनरल रूल क्या है? जनरल रूल है कि उस चीज़ की पर्टिकुलर फिटनेस को लेकर, उसके यूज़ को लेकर आप जाकर सेलर के पास नहीं खड़े हो सकते। यू शुड बी अवेयर ऑफ योर पर्टिकुलर थिंग कि आप क्या खरीद रहे हैं, आप
को पूछ के खरीदना चाहिए, देख के खरीदना चाहिए, यू हैव टू बी अवेयर अबाउट दैट। अगर आप उस चीज़ में आप खुद ही इतना नेग्लिजेंस हो रहे हैं तो क्या करा जा सकता है। लेकिन हाँ, कई बार जो बायर है उसको अवेयर नहीं होना पड़ता, सेलर को अवेयर होना पड़ता है ना, तो वो उसके एक्सेप्शन में आ जाता है। तो पहला एक्सेप्शन इसके हिसाब से हमने क्या पढ़ा कि जब बेचारा बायर जाके बता के ही आ रहा है कि भाई मुझे इस पर्टिकुलर पर्पस के लिए चाहिए, तो सेलर की ड्यूटी बन गई ना। तो कैविट एम्प्टर का पहला एक्सेप्शन तो हमारा क्लॉज 1 हो गया ना, ऊपर से प्रोवाइजो भी हो गया। प्रोवाइजो क्या कह रहा है कि अगर वो खुद ही जाके एक ब्रांड नेम बताया, वो खुद ही बता कर आ गया कि मैं यही ब्रांड लूँगा, मैं यही चीज़ चाहिए मुझे, तो उसमें हमारा सेलर क्या कर सकता है, एक ये भी हो गया ना। तो अब इसी तरीके से इसका एक पूरी स्टोरी चार्ट बनाएंगे, नोट्स में आपको प्रोवाइड कराऊंगी, प्रॉपर कैविट एम्प्टर, उसके एक्सेप्शंस, उसके एक्सप्लेनेशन, सब कुछ। बट फिलहाल समझने के लिए यहाँ तक क्लियर है, हम क्लॉज 2 पर आ जाएं। क्लियर, यहाँ तक बता दीजिए आप मुझे, यहाँ तक क्लियर है ना आप लोग। चलिए क्लॉज 2 देखते हैं। क्लॉज 2 क्या कह रहा है कि अगर चीज़ें जो हैं वो डिस्क्रिप्शन पे खरीदी जा रही हैं। अब मान लीजिए दूसरे एक्सेप्शन पे आ जाते हैं। दूसरे एक्सेप्शन पे हम क्या बात करेंगे, अब मान लीजिए आप कहीं पे गए सामान लेने और एक पर्टिकुलर डिस्क्रिप्शन दिया आपको सेलर ने कि मैं जो चीज़ बेच रहा हूँ वो ऐसे टूटेगी नहीं, वो इतना चलेगी, उसका बैटरी बैकअप इतना है। ये डिस्क्रिप्शन कौन तैयार कर रहा है, एक पर्टिकुलर गुड के बारे में सेलर कर रहा है। आपने तो नहीं बनाया ना, आपने तो नहीं करा। अब जब सेलर ही एक अपना पर्टिकुलर डिस्क्रिप्शन रख रहा है अपने गुड्स को लेके कि ऐसी होगी वैसी होगी, और वो इन दी एंड वैसी ना निकले, उसने एक डिस्क्रिप्शन तैयार किया भाई 24 घंटे का बैटरी बैकअप है और ये है और वो है, वो सारी चीज़ हो गई वहाँ पे, ठीक है हम समझ गए। लेकिन वहाँ उस चीज़ के अगर उसने 10K मांगे, आपने वो भी पे कर दिए। अब गुड्स तो डिस्क्रिप्शन पे मिलनी चाहिए ना, जैसा आप बता रहे हैं, जैसा आप डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, गुड्स तो वैसी मिलनी चाहिए। क्या होगा अगर डिस्क्रिप्शन पे ही नहीं हो गुड्स, तो ये भी कैविट एम्प्टर का एक एक्सेप्शन है। हाँ ठीक है, जनरली हम कंप्लेंट नहीं कर सकते जाके, लेकिन अगर हमने गुड्स ही डिस्क्रिप्शन पे खरीदी है, उसने हमें एक डिस्क्रिप्शन दिया था कि आप ये गुड्स ले जाइए, ये काम करती है, ये काम करती है, मैटर नहीं करता कहीं भी पूरे कैविट एम्प्टर में कि उसने उसे बनाया नहीं बनाया, वो कभी भी ये नहीं कहेगा कि मैंने कौन सा बनाई है। आप बेच रहे हैं ना, डिस्क्रिप्शन आपने दिया है ना, तो इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। फिर वहाँ पे अगर आप सेल बाय डिस्क्रिप्शन होती है तो यहाँ पे एक इम्प्लाइड कंडीशन हो जाती है कि जो गुड्स है ना वो मर्केंटेबल क्वालिटी में भी होनी चाहिए, यानी अगर मैं उनको खरीद के वापस से भी कहीं बेचना चाहूँ तो वो ये भी चीज़ सर्व कर सके, क्योंकि आपने मुझे जो डिस्क्रिप्शन दिया है वो डिस्क्रिप्शन आपको फुलफिल करना पड़ेगा। सेलर कभी भी अगर डिस्क्रिप्शन के साथ चीज़ें बेचेगा ना कि मेरी पर्टिकुलर चीज़ ये भी काम करती है, ये भी काम करती है, इतने घंटे का बैटरी बैकअप देती है, ये करती है, वो करती है, तो उसकी पर्टिकुलर गुड को ये सारा काम करना पड़ेगा, ठीक है। प्रोवाइजो क्या कहता है कि प्रोवाइडेड दैट इफ द बायर हैज़ एग्जामिन्ड द गुड्स। अब मान लीजिए डिस्क्रिप्शन भी था नहीं था, आप शॉप पर गए और आपने वहाँ पे जाके अपने हाथों से उसे एग्जामिन किया है, आपने चेक करके देखा है। अब जब आप दुकान से चेक करके ला रहे हैं फिर वापस कराने का क्या बनता है इसमें, तो ये तो कॉमन सेंस वाला हो गया ना कि हाँ चलो ठीक है, डिस्क्रिप्शन वाली बात समझ आती है, बट आप उस जगह पे थे और आपने खुद से एग्जामिन करके देख लिया गुड्स को, तो आपको वहाँ नहीं समझ आया कि आपके लिए सही नहीं है, फिर वहाँ पे कोई इम्प्लाइड कंडीशन नहीं रह जाती डिफेक्ट्स को लेके। इसीलिए तो वो लोग एग्जामिन करने देते हैं कि बाद के झंझट ना बचें, इसीलिए प्रोविज़न होता है कि हाँ चलो लेट्स एग्जामिन हियर, ताकि बार बार कोई उसको वापस करने ना आए। अब जब एग्जामिनेशन रिवील्ड हो चुका है तो अब डिफेक्ट का तो कोई सवाल ही नहीं उठता ना, यू हैव चेक्ड इट, आपकी जिम्मेदारी थी, सेलर ने आपके हाथ में दिया ये गुड्स हैं, आप ये काम करती हैं, एक बार चेक करके देख लीजिए। अब एक बार चेक करके देख लीजिएगा, उसका सीधा सा मतलब ये था, यहाँ देखो आपके पर्पस के लिए फिट हो रही है, लेकर जाओ, रस्सी है लटक के देखो, कपड़ा है उसे झूल के देखो, खींच के देखो, कुछ भी करो, कोई बैटरी बैकअप वाली चीज़ है चलाओ, यूज़ करो, एग्जामिन देयर। उसके बाद आप 2 दिन बाद उठकर नहीं आ सकते कि हाँ ये पर्टिकुलर चीज़ मेरा पर्पस फुलफिल नहीं कर रही है। ऑलराइट, ये वाला प्रोवाइजो भी क्लियर है हमारा। अब हम थर्ड पे आ जाते हैं। क्या कह रहा है कि एक इम्प्लाइड वारंटी और होती है। अब आप देखिए कि ये जनरल रूल के सारे एक्सेप्शन ही चल रहे हैं कि जनरली यू कांट कंप्लेन,
ऑलराइट, हम समझ गए। बट जनरल लॉ के अलावा कि अगर ये चीज़ें हो रही हैं तो वी कैन कंप्लेन। फिर जो प्रोवाइजो आ रहा है वो एक्सेप्शन के भी एक्सेप्शन है कि हाँ चलो डिस्क्रिप्शन पे बिक रही है तो हम जाके वापस करके आ सकते हैं, अगर डिस्क्रिप्शन के लिए फिट नहीं है तो ये एक्सेप्शन हो गया। इसका भी एक्सेप्शन है कि हाँ चलो डिस्क्रिप्शन पे बिक रही है लेकिन अगर आपने एग्जामिन कर लिया ना फिर वापस करने नहीं आओगे। अब देख रहे हो कि ये टॉपिक ना कितना अपने आप में सीढ़ियाँ, कितने स्टेप्स लिए हुए हैं। मैं आपको बिल्कुल स्टेप वाइज नोट्स प्रोवाइड कराऊंगी, बट फिलहाल ये है, बेटर ये होगा कि आप इसको मेरे साथ समझ लें ताकि आप जब उसको नोट्स में पढ़ें तो आपको बहुत ईजी लगे वो। ठीक है। तीसरा क्या कह रहा है, एन इम्प्लाइड वारंटी और कंडीशन जब भी होती है क्वालिटी या फिटनेस की किसी पर्टिकुलर पर्पस के, जब एनेक्स्ड होता है उसके यूजेज ऑफ ट्रेड के साथ। एनेक्स्ड कैसे हो सकता है? सेम गोज फॉर वॉशिंग मशीन। एक बंदा अगर आपके यहाँ से वॉशिंग मशीन खरीद के ले जा रहा है, वो वॉशिंग मशीन कपड़े ही नहीं धो रही है, यू कांट से ना कि अच्छा ये कोई पर्पस आपने रिवील नहीं किया था कि आपको इससे कपड़े धोना है। कॉमन सेंस, पर्पस इज एनेक्स्ड, वॉशिंग मशीन मस्ट हैव बीन वॉश्ड क्लॉथ्स, ऑलराइट। फ्रिज ले जा रहा है कोई इंसान खरीद के, अब आप नहीं बोलोगे, आपने बोला नहीं था कि इसमें कूलिंग होनी चाहिए अंदर। इफ आई एम बाइंग फ्रिज देन देयर इज एन इम्प्लाइड कंडीशन ना कि मुझे कूलिंग चाहिए। इफ आई एम बाइंग एन हॉट वाटर बॉटल, ठीक है, एक हॉट वाटर बॉटल ली है मैंने तो अब वो गर्म नहीं कर रही है, पानी उससे वार्म नहीं हो पा रहा है, तो मैं जाती हूँ वहाँ पे उसको चेंज करने। यहाँ पे अनेक्स्ड है ना भाई, हॉट वाटर बॉटल है तो फिर किस लिए है? सिर्फ इसीलिए है ना दैट आई कैन यूज दैट पर्टिकुलर थिंग। तो अब वहाँ पे मुझसे ये नहीं कहा जा सकता है ना दैट मुझे नहीं पता था कि आपको इससे वार्म करना है। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका ना एक इम्प्लाइड सा एनेक्स्ड होता है उनके साथ उनका पर्पस, कि ये पर्टिकुलर, अब टीवी खरीदा जा रहा है, चलाने के लिए खरीदा जा रहा है, टीवी चल ही नहीं रहा है, ही कांट से ना कि इसमें पिक्चर नहीं आती है। हमें नहीं पता था कि आपने टीवी पिक्चर देखने के लिए करा है, उसमें उसकी स्क्रीन ही नहीं काम करती है। तो देर आर सो मैनी थिंग्स जिनका जो पर्पस होता है वो बताना नहीं पड़ता। वॉशिंग मशीन खरीदने जाने वाला इंसान बताएगा नहीं कि मुझे इससे कपड़े धोने हैं। हॉट वाटर बैग लेने जाने वाला इंसान बताएगा नहीं कि मुझे वार्म करने के लिए चाहिए। उसके नाम के साथ उसका पर्पस अनेक्स्ड है। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में अगर वो अपना पर्पस सर्व नहीं करेगा तो यू कांट से दैट बायर हैव टू बी अवेयर बाय हिमसेल्फ, उसको खुद ही अवेयर होना चाहिए था। नहीं भाई, उसको अवेयर नहीं होना चाहिए था, उसका पर्पस उस चीज़ में अनेक्स करता है, आपको पर्पस फुलफिल करना चाहिए था। यू हैव टू फुलफिल द पर्पस। ठीक है, क्लियर? 4 पे आ जाएं। चलिए 4 क्या कहता है ना, एक्सप्रेस वारंटी और कंडीशन डज नॉट नेगेटिव ए वारंटी और कंडीशन इम्प्लाइड बाय दिस एक्ट अनलेस इनकंसिस्टेंट देयरविद। कंडीशन और वारंटी, ठीक है, क्या होगा कि एक तो होगी कि वो जो एनेक्स्ड ही होगी, वॉशिंग मशीन है कपड़े धोएगी धोएगी, तो ये तो एक इम्प्लाइड सी चीज़ है, वो वहाँ पे जाके आपको बतानी नहीं पड़ेगी। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कुछ एक्सप्रेस चीज़ों के साथ ना हम इम्प्लाइडली भी कुछ एक दो बातें जोड़ आते हैं कि हाँ भाई देखो इसको ब्लू कलर का रखना, ये मेरे वॉल्स के साथ नहीं जाएगा, किसी और कलर का मैं वहाँ पे कुछ नहीं करूँगी। या फिर हम कई बार साइज़ को लेकर करते हैं कि वो कम से कम 200 kg में आता है ना, वॉशिंग मशीन का हिसाब होता है कि वो एक बारी में कितने कपड़े धो सकता है, तो हो सकता है वो फैमिली टू फैमिली डिफ़र करेगा कि उनको कितना चाहिए। तो वो वहाँ पर अगर कहकर आते हैं, यानी एक एक्सप्रेस कंडीशन भी अपनी बनाकर आते हैं ना, तो फिर वो उससे ना मेन वाली नहीं हटेगी। अब वो मान लीजिए आपको ब्लू कलर की दे दे वॉशिंग मशीन, क्या हाँ आपने ब्लू कहा था मैंने दे दिया ब्लू, पर वो कपड़े ही नहीं धोती, और फिर वो आपसे क्या कहे बदले में, आपकी स्पेशल कंडीशन जो थी, आप जो एक्सप्रेस करके गए थे वो वाली तो मैंने पूरी की है ना। भाई वो वाली की है का क्या मतलब होता है, मेन वाली तो करो। इम्प्लाइड जो कपड़े तो धोए, ब्लू कलर का ही क्या करूँगी मैं अपनी वॉल से मैच करके। ठीक है, अगर एक दूसरे के साथ इनकन्सिस्टेंट नहीं है, एक दूसरे को कट नहीं करती हैं, उसके साथ जा सकती हैं, तो दोनों फुलफिल होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेक्शन 16 केस लॉ पर। और थोड़ी सी और एक्सप्लेनेशन पे आने से पहले आप मुझे बताएंगे यहाँ तक आप लोग क्लियर हैं? सेक्शन 16 आप लोगों का क्लियर है? फिर मैं इस पे केस लॉज पर आऊँगी। कोई क्लॉज कुछ भी ऐसा है जो आपको समझ नहीं आया हो? देखिए सोगा का सबसे इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट ही है कैवेट एम्प्टर। इसमें हमें काफ़ी सारे केस लॉज देखने पड़ेंगे, प्रीवियस क्वेश्चंस देखने पड़ेंगे कि आखिर इससे पेपर किस तरीके का आ रहा है।
सब कुछ भूल जाइए थोड़ी देर के लिए, पीछे क्या पढ़ा आगे क्या पढ़ना है सोगा में, केवी टेम्पटर पे फोकस कर रहे हैं हम। अभी तक बेयर एक्ट की लैंग्वेज क्लियर है, तो उसके बाहर भी बहुत कुछ है अभी समझने के लिए। एक्सेप्शन आप लोग साथ साथ समझते गए हैं। जनरल रूल क्या कहता है, जो ऊपर सेक्शन के ऊपर लिखा है सब्जेक्ट टू से लेकर सेल तक, एक्सेप्ट आके फोर्थ क्लॉज रिपीट कर दूं। ओके पारुल, फोर्थ क्लॉज रिपीट कर दूं। देखिए फोर्थ क्लॉज का पता है क्या है हिसाब, मैं आपको समझाती हूँ। फोर्थ क्लॉज वैसे ही कहता है, एन एक्सप्रेस वारंटी और कंडीशन डज नॉट नेगेटिव ए वारंटी और कंडीशन implied by the act unless inconsistent therewith। क्लॉज 3 भी करना है, चलिए पहले 4 करते हैं फिर 3 करते हैं। ओके यतेंद्र पारुल सुनिए, बाकी सभी एक बार देख लीजिए। देखिए कई बार ये ऐसा होता है ना कि एक स्पेसिफिक कंडीशन होती है जो किसी चीज़ के साथ जुड़ी होती है। वॉशिंग मशीन खरीदना, या चलो एग्जाम्पल चेंज करते हैं, हॉट बैग खरीद रहे हैं, ठीक है। हॉट बैग खरीदने के साथ एक एक्सप्रेस करूं या ना करूं, एक इम्प्लाइड चीज़ है कि उसको वार्म होना चाहिए। तो इस क्लॉज के जो वर्ड्स है ना, एक्सप्रेस, वारंटी और कंडीशन। अब मान लीजिए मैं उससे कह दूं कि मुझे जो हॉट बैग चाहिए ना वो प्लीज़ रेड कलर का देना, तो मैं यहाँ पे स्पेसिफिकली रेड कलर बोल आई हूँ, तो स्पेसिफिकली रेड कलर जो होगा इस क्लॉज में एक्सप्रेस, वारंटी और कंडीशन में आ जाएगा, ठीक है। ये एक्सप्रेस वाली जो है जो मैंने बनाई है ना। लेकिन एक इम्प्लाइड, आगे के वर्ड्स में जो इम्प्लाइड कंडीशन है ना, वो ये है, मैं चाहे मेंशन करके आऊँ या नहीं आऊँ, इम्प्लाइड कंडीशन ये है कि उसको वार्म तो होना चाहिए ना, वो गर्म होना चाहिए, जो उसका मेन पर्पस है वो तो फुलफिल करे। तो वो कह रहा है क्लॉज आपका 4 कि आपकी जो एक्सप्रेसली आप बता के आए हो वो, और जो ऑलरेडी मेंशन होती हैं वो, जिसके लिए वो खरीदा गया है, दोनों चीज़ें साथ साथ चल सकती हैं, वो एक दूसरे को नेगेटिव नहीं करती हैं। हाँ अगर दोनों में इनकन्सिस्टेंसी हो तो बात अलग है, इनकन्सिस्टेंसी समझाऊंगी। यहाँ तक समझ आया। कुछ कंडीशन वो होती है जो हम अपने पास से रख कर आ जाते हैं किसी चीज़ को खरीदने से पहले, कि भाई मुझे ना ये रेड कलर में चाहिए, मुझे ब्लू कलर में चाहिए। वो हमारी की हुई एक वारंटी गारंटी होती है जो हम वहाँ पे जनरेट करके आते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो चीज़ आप खरीद रहे हो ना उसके साथ जुड़ी है, उसका पर्पस वो है, तो वो इम्प्लाइड कंडीशन या वारंटी होती है कि वो चीज़ वैसी तो होगी होगी। तो ये क्लॉज कह रहा है कि ये दोनों बातें एक साथ चल सकती हैं। ऐसा नहीं है कि एक्सप्रेस है तो वो आपका सैलरी ये कह देगा कि मैं तो सिर्फ आपकी एक्सप्रेस वाली पूरी करूंगा, वो यहाँ पे इम्प्लाइड को खा जाएगा या कैंसिल कर देगा, ऐसा नहीं है। एक दूसरे को नेगेटिव नहीं करती हैं ये साथ साथ चल सकती हैं। रेड, लेकिन एक पॉइंट है कि इन दोनों में आपस में इनकन्सिस्टेंसी नहीं होनी चाहिए। आपस में इनकन्सिस्टेंसी से मेरा क्या मतलब है, मान लीजिए कि जो आपकी एक्सप्रेस वाली थी वो कलर को लेकर ना होती, आप जाएं और उससे कहें कि मुझे एक ऐसा हॉट बैग दिखाओ जो ज़्यादातर ठंडा रहे। अब हॉट बैग का पर्पस तो गर्म करना है, वार्मथ देना है, तो आपकी जो एक्सप्रेस कंडीशन है और जो इम्प्लाइड कंडीशन है वो एक दूसरे को नेगेटिव कर रही है ना, या तो यही पूरी हो सकती है या यही पूरी हो सकती है। तो ऐसे में अगर ये वाली इनकन्सिस्टेंसी आ जाएगी तो फिर आपके लिए इशू हो जाएगा, ठीक है। अगर ऐसी वाली इनकन्सिस्टेंसी आ जाएगी कि एक ही मानी जा सकती है तो नेगेटिव करेगी, फिर तो भाई जो एक्सप्रेस पर्पस है उसका हॉट बैग है, हॉट देगा, वो आपको ठंडा कहाँ से ला के देगा करके, ठीक है। लेकिन अगर आप कोई एक्सप्रेस कंडीशन देकर आए हैं और वो आपकी जो मेन कंडीशन है उसके साथ साथ चल सकती है, तो वो दोनों एक दूसरे को नेगेटिव नहीं करेंगी, वो एक दूसरे को एक साथ पूरी करके उसको आपको देनी होगी। वो ये नहीं कह सकता कि मैं तो सिर्फ स्पेसिफिक पूरी करूँगा, वो ये भी नहीं कह सकता कि मैं तो सिर्फ इम्प्लाइड पूरी करूँगा। क्लियर है यहाँ तक फोर्थ क्लॉज? एक लाइन लिख लीजिए, आप लोग एक लाइन लिखिए, फोर्थ क्लॉज की लैंग्वेज थोड़ी इजी कराती हूँ मैं आपके लिए। फोर्थ क्लॉज के नीचे या तो बेयरेक्ट पे लिख लो या फिर कहीं अलग से लिखो फोर्थ क्लॉज डाल के, थोड़ा इजी वर्ड्स में, इसकी लैंग्वेज थोड़ी टफ है, तो आप लिख लोगे ना आपको इजी लगेगा। लिखना शुरू कीजिए, इम्प्लाइड वारंटी और कंडीशन। अगेन आई एम रिपीटिंग, फोर्थ क्लॉज की है ये लैंग्वेज थोड़ी ईजी करके। इम्प्लाइड वारंटी और कंडीशन में, implied वारंटी और कंडीशन में कोएग्जिस्ट, एक साथ चल सकती हैं, में कोएग्जिस्ट विद
एक्सप्रेस वारंटी और कंडीशन, विद एक्सप्रेस वारंटी और कंडीशन। क्या लिखा हमने, मैं एक बार लिख दूं क्या, या आप लोगों ने लिख लिया? इम्प्लाइड वारंटी और कंडीशन, चेक कीजिए सब, इम्प्लाइड वारंटी और कंडीशन में को एग्जिस्ट विद एक्सप्रेस वारंटी और कंडीशन। कहने का मतलब है अगर इम्प्लाइडली आपने कोई कंडीशन दे रखी है तो वो जो एक्सप्रेस वाले की है वो दोनों एक साथ को एग्जिस्ट कर सकती हैं, दोनों एक साथ चल सकती हैं, कोई इशू नहीं है इसमें। आपकी एक्सप्रेस कंडीशन भी आपको फुलफिल करके दी जाएगी और आपकी इम्प्लाइड कंडीशन भी आपको फुलफिल करके दी जाएगी। हो गई थोड़ी लैंग्वेज इजी क्लॉज 4 की? सबने लाइन लिख ली? प्लीज एक बार आप लोग मुझे बता दीजिए, लाइन लिख ली है आप लोगों ने, या एक बार और रिपीट कर दूं? सुन लीजिए, इम्प्लाइड वारंटी और कंडीशन में को एग्जिस्ट विद एक्सप्रेस वारंटी और कंडीशन, यानी ये दोनों एक साथ चल सकती हैं। कुछ कंडीशन तो होंगी जो इम्प्लाइड होंगी, आपको कहकर आने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना, और कुछ ऐसी होंगी जो आप बोलकर आए हैं, तो ये कहना चाहता है दोनों एक साथ चल सकती हैं, ऐसा नहीं है कि वो अलग अलग ही जाएंगी। ठीक, क्लॉज 4 की लैंग्वेज थोड़ी ईजी हो गई। अब आप में से किसी ने मुझसे क्लॉज 3 के लिए कहा था, 3 में भी इशू है। 3 देखते हैं क्या कह रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया इसके जो क्लॉजेज हैं वो उसके एक्सेप्शन की तरह चलेंगे। 4th में अनलेस इनकंसिस्टेंट वाला एक्सप्लेन कर दो। अरे वही तो अभी मैंने समझाया कि आप अगर बोलकर आओगे कि मुझे ऐसा हॉट बैग चाहिए जो ठंडा रहे, तो वो जो आपकी मेन वाली कंडीशन है, जो एक्चुअल कंडीशन थी कि मतलब जो पर्पस था हॉट बैग खरीदने का कि वो गर्म रहे, पर आप जो एक्सप्रेस कंडीशन वहाँ दे के आ रहे हो वो कह रहे हो कि वो ठंडा हो, तो दोनों एक दूसरे के साथ इनकंसिस्टेंट नहीं है ना। मतलब अगर वो एक साथ नहीं चल सकती हैं, कोएग्जिस्ट नहीं कर सकती हैं, तो मेन वाली मानी जाएगी ना। या तो ऐसा है कि जो आप एक्सप्रेसली कंडीशन दे के आए हो वो इम्प्लाइड वाली के साथ कोएग्जिस्ट चल सके, इनकंसिस्टेंट ना हो, अपोजिट ना हो उसके, ठीक है। अब अगर आपने ऐसा कुछ कह दिया कि वो पर्पस के ही साथ इनकंसिस्टेंट हो रही है, वो उसका बिल्कुल उल्टा जा रही है, तो वहाँ पे दिक्कत आएगी। फिर तो आपको जो मेन वाली है, जो उसका पर्पस है, वही फुलफिल करके दिया जाएगा। आप जो स्पेशली डिमांड करके आए हो कि हॉट बैग कूल रहे, वो आपको नहीं करके दिया जाएगा, ठीक है। अब क्लियर है? चलिए, क्लॉज 3 भी कहा था किसी ने, इधर समझिए। अब ये समझ लीजिएगा आप लोग के जो क्लॉजेज है ना, ये जनरल रूल के एक्सेप्शन की तरह ट्रीट होते हैं, कैविएट एम्प्टर के एक्सेप्शन हैं ये सारे क्लॉजेज जो हैं, ठीक। अब मान लो कि ये एक जनरल रूल का एक्सेप्शन है, तो क्या कहता है ये, एन एम्प्लाइड वारंटी और कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस फॉर अ पर्टिकुलर पर्पज में बी एनेक्स्ड। एनेक्स्ड मतलब क्या होता है कि उससे जुड़ा हो, वो आपको वहाँ पे मेंशन नहीं करके आना पड़ेगा। क्या एग्जांपल दिया था कि कोई चीज़ आप खरीदने जा रहे हो ना, उसकी क्वालिटी और जो उसकी फिटनेस होगी, जनरली तो आप उस पर कंप्लेन नहीं कर सकते, बट कब कर सकते हो, तो ये बता रहा है कब कब कर सकते हो, कि जो पर्पस उसके साथ एनेक्स्ड है, जो उसके साथ जुड़ा हुआ है, वो ही फुलफिल ना करे। कैसे होते हैं एनेक्स्ड पर्पस? वॉशिंग मशीन लेने जा रहे हो, कहोगे थोड़ी कि मुझे इससे कपड़े धोने हैं, पर्पस एनेक्स्ड है उसके साथ कि वॉशिंग मशीन है, कपड़े ही धोती होगी ना, आप बताओगे नहीं ना। तो ये पर्पस अनेक्स्ड है वॉशिंग मशीन के साथ, ये तो फुलफिल होना चाहिए। वो ब्लू कलर की है, ब्लैक कलर की है, बाद की बात है, जो पर्पस उसके साथ अनेक्स्ड है वो है उसका एक पर्टिकुलर पर्पस जिसके लिए वो खरीदी जा रही है, जिसके लिए वो बनाई जा रही है। तो जो अनेक्स्ड पर्पस है, हॉट बैग का अनेक्स्ड पर्पस क्या है, क्या जुड़ा हुआ है उसके साथ, कि वो वार्मथ दे। अब अगर वो वार्मथ ही नहीं दे रहा है तो फिर कैसे बात बनेगी, कैसे काम चलेगा? नहीं चलेगा ना। फिर जिस चीज़ के लिए बने हो, जिस चीज़ को कराना है हमें, वो तो पूरा करो एटलीस्ट, ठीक है। बताइए आप लोग, आप यहाँ तक क्लियर हैं? अब तो कोई क्लॉज नहीं बचाना है इसमें, सब समझ आ गया। केस लॉ पर आ जाओ। विच इज़ अंडरस्टूड विदाउट एक्सप्रेसिंग, या विच इज़ अंडरस्टूड विदाउट एक्सप्रेसिंग, आप हाँ ऐसे भी कह सकते हैं, बट देखिए कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना। अब आप पेन लेने जा रहे हैं यतीन्द्र, तो पेन क्यों लेने जा रहे हैं आप क्या बोलोगे उससे जाके कि इससे निशाना सही नहीं लग पा रहा है, मुझे दूसरा पेन दो। वो तो अनेक्स पर्पस नहीं है ना, वो उसके लिए उसको वापस नहीं करेगा, वो कहेगा आप पागल हैं, मुझे नहीं पता था आपको ये पेन निशाना लगाने के लिए चाहिए, ठीक है, या ये ज़्यादा दूर नहीं उछल पा रहा है पेन, तो वो उसके अनेक्स्ड पर्पस नहीं है। वहाँ पे आप अगर उसको मेंशन करके आते तो एक अलग चीज़ थी, लेकिन मान लीजिए वो पेन चल ही नहीं रहा है,
वो तो उसका नेक्स्ट पर्पस है ना। वहां पे आपको वो शॉपकीपर या वो सेलर आपको ये नहीं कह सकता ना कि ये थोड़ी पर्पस आपने बताया था कि पेन चलता हुआ होना चाहिए, पेन लिख सके। अरे मैं ये थोड़ी बताऊंगा कि पेन चलना चाहिए, पेन में इंक होनी चाहिए। वो तो एक्सप्रेस पर्पस नहीं था मेरा, इम्प्लाइडली तो है ही, पेन खरीद किस लिए रहा हूँ, लिखने के लिए। तो आप समझ गए, कुछ चीज़ें खरीदी ही जाती हैं कुछ पर्टिकुलर पर्पस के लिए, जिनका उसके अलावा मोस्टली कोई पर्पस होता ही नहीं है। पेन का क्या पर्पस होता है, लिखना। लिखेगा ही नहीं तो किस काम का है फिर वो। फिर तो वो मुझसे सेलर ये नहीं कहेगा नहीं आपने बताया नहीं था कि आपको इस पेन से लिखना है, वरना मैं तो ऐसा देता जिससे आप लिख सकती। ऐसा नहीं है ना, नेक्स्ट पर्पस होता है। तो कैविट एम्प्टर में अगर क्लॉजेज में और प्रोवाइजोज में किसी को भी दिक्कत है प्लीज़ जल्दी से पूछिए, आगे थोड़ी सी और कॉम्प्लिकेटेड बातें करेंगे हम इसी के बारे में। मेंस में क्वेश्चन आता है प्रॉपर कैविट एम्प्टर पे। सोगा का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक लौता ऐसा टॉपिक है जो मेंस तक जाता है। सोगा में मेंस से क्वेश्चन आते हैं, सिचुएशन बेस्ड आते हैं, लेकिन मोस्टली क्वेश्चंस जो होते हैं वो हमारे कैविट एम्प्टर से होते हैं। कॉन्ट्रैक्ट में भी आपको इसका जिक्र मिलेगा और हर जगह आपको ये देखने मिलेगा। एक ऐसी चीज़ें बेसिकली आपको पता होनी चाहिए। टेक्निकलिटी पे जाना पड़ेगा हमें प्री के लिए भी। प्री में सादा सा सीधा रखा हुआ क्वेश्चन नहीं आता। और जो मैंने आपको आज ना, हम लास्ट आवर में हम कोशिश करेंगे 2:30 बजे तक आज की क्लास वाइंड अप करके, और 2:30 बजे के बाद 2:30 से 3 तक ना अभी तक जितना मैंने पढ़ाया है आपको उसके क्वेश्चन से अवेयर करा दूंगी। आज मैं क्वेश्चंस लाई हूँ, आई मेक श्योर कि नोट्स के साथ साथ आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, MCQ। फिलहाल टेक्निकलिटी में जाने से पहले, अब यहाँ तक तो कोई, अगर आप लोग क्लॉज में अभी अटके हुए होगे ना, थोड़ी भी कंफ्यूजन होगी तो आप आगे परेशान हो जाओगे, क्योंकि 2 लाइंस ऐसी हैं कि वो आपको भी सेम लगने लग जाएंगी। आई होप आपको क्लॉजेज में दिक्कत नहीं है। एक बार ना डायरेक्ट रीड कर लो मेरे कहने से, एक 16 का क्लॉज 1 2 3 4 एक बार ही रीड कर लो, क्योंकि आगे थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है और मेरी मजबूरी है करानी, क्योंकि एग्जाम में उसी टाइप के क्वेश्चन हैं। एक बार ही डायरेक्ट की लैंग्वेज देख लीजिए आप लोग, फिर मैं आगे बढ़ती हूँ। कैविट एम्प्टर की एक बार ही डेफिनेशन लिखवा दूंगी उसके साथ साथ, क्योंकि इसमें नाम नहीं दिया हुआ है ना। साथ साथ इश्यूज लिखते चलना, वैसे एक बार ही जस्ट रीड 4 के 4 क्लॉजेज। आगे बढ़े, चलिए थोड़ी सी टेक्निकल चीज़ों पर आते हैं हम लोग। बहुत ही टेक्निकलिटी है यहाँ पे। हाँ, हेडिंग डालिए कैविट एम्प्टर। कैविट एम्प्टर हेडिंग डाल लीजिए एक बार ही। लिखिए, 2 लाइनें आप लिख लेंगे ना, अगर मैं बोलूँगी तो किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है बोल के लिखने में। बस 2 लाइन है। नोट्स में आपको है, बट नोट्स में पता है क्या है, बल्क में है सब। अब वो आप ना लास्ट टाइम पे उतना नहीं पढ़ पाओगे। ये रनिंग हैंड में थोड़ा बहुत क्लास का कर लोगे ना तो आपको लास्ट मिनट रिवीजन की तैयारी हो जाएगी। डायरेक्ट के ऊपर लिख लो चाहे साइड में। ये है कि नोट्स तो एग्जाम से पहले नहीं खुल पाते, इतना कम टाइम होता है, इसी छोटी छोटी चीज़ें कहीं लिख लोगे तो आपके काम आएंगी। प्लीज़ लिख लीजिएगा। कैविट एम्प्टर पे आगे लिखिए, इट इज़ अ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ लॉ। इट इज़ अ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ लॉ। इट इज़ अ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ लॉ relating to sell of goods. Sale of goods. It is a fundamental principle of law relating to sale of goods. मैं लिख दूँ क्या? चलिए मैं लिख देती हूँ। ठीक है, SALE, sale of goods. It means caution buyer. क्या है इसका मतलब? caution buyer, that is let the buyer beware.
लेट द बायर बिवेयर। ठीक है, कॉशन बायर यानी लेट द बायर बिवेयर। आगे लिखिए एक लाइन, इट इज द ड्यूटी ऑफ बायर to examine the goods. It is the duty of buyer, buyer की ड्यूटी, आप खरीद रहे हो, you have to examine the goods before purchasing as per, कहाँ लिखूं, suitability। पढ़ देती हूँ मैं एक बार, caution buyer, that is let the buyer beware, it is the duty of buyer to examine the goods before purchasing as per suitability। अब देखिए इससे थोड़ा इजी हो गया। What is caveat emptor now, जो हमने लिखा है, इट इज़ अ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ लॉ रिलेटिंग टू सेल ऑफ गुड्स। ठीक है, पहली चीज़ ये कहता क्या है, इसकी एग्जैक्ट ट्रांसलेशन जो बैठती है ना कैवेट एम्प्टर की, कॉशन बायर बैठती है। जो एग्जैक्ट वर्ड में ट्रांसलेशन है वो है कॉशन बायर। ठीक है, जिसका मतलब है लेट द बायर बिवेयर, बिवेयर होना चाहिए बायर को, यानी क्या कि ये ड्यूटी है, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ बायर टू एग्जामिन गुड्स बिफोर परचेजिंग अकॉर्डिंग टू सुटेबिलिटी। अब मान लीजिए मैं सेलर हूँ, मुझे क्या पता आपको उस कपड़े का क्या करना है, अनलेस अनटिल आप मुझे बता के नहीं ले जा रहे हैं। तो ये जो सेक्शन 16 है ये बायर को कहता है कि हर बात में आप जाके सेलर को तंग नहीं करोगे, इट इज़ योर ड्यूटी, डू इट, एग्जामिन द गुड्स, टेल द सेलर कि आपको चाहिए कैसा, यू हैव टू बी अवेयर व्हाट यू वांट। क्योंकि ऐसा नहीं होगा ना कि गैसिंग गेम्स खेल रहे हैं, सेलर गैस करेगा अच्छा ये आपको इस पर्पस के लिए चाहिए, हो सकता है इसलिए। नो, यू हैव टू बी एक्सप्रेसिव, आपको पता होना चाहिए व्हाट यू नीड एंड व्हाई यू नीड इट। टेल द सेलर, पहली चीज़। इफ़ यू आर नॉट टेलिंग द सेलर, एग्जामिन द गुड्स। इफ़ यू आर नॉट एग्जामिनिंग द गुड, डिस्क्रिप्शन से खरीदिए, ब्रांड बताइए, वट एवर इट इज़, डू इट। बाद में उस चीज़ को आप किसी भी तरह की प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में आप सेलर को भी नहीं डालेंगे और अपने लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेंगे। यहाँ तक है। अब आपको जो इसके एक्सेप्शंस वगैरह लिखने होंगे ना, वो आपको मैंने समझा दिए क्लॉजेज में है, और इसको जनरल बुक की टर्म में मैं आपको नोट्स में प्रोवाइड करा दूंगी। तो हम यहाँ तक ठीक है। केस लॉज पर आ जाते हैं हम, कुछ इम्पॉर्टेंट। एक तो इसका लीडिंग केस लॉ है जिसके ऊपर ये प्रिंसिपल ही चलता है, कैवेट एम्प्टर का जो प्रिंसिपल है वो चलता है। थॉमस, लिखिए, वर्ड वर्सेस जोसेफ हॉब्स। थॉमस वर्ड वर्सेस जोसेफ हॉब्स, ये लीडिंग केस है कैवेट एम्प्टर का। क्या कहता है, केस का नाम लिखिए। ये केस कहता है कि बायर की ड्यूटी है सेलेक्ट करना गुड्स की, सेलर की नहीं है। तो क्या कहा गया था, एक सिग्नेचर लाइन, एक जजमेंट की फाइनल लाइन क्या थी इस केस की, बायर्स ड्यूटी टू सेलेक्ट गुड्स, बायर्स ड्यूटी टू सेलेक्ट गुड्स, नॉट सेलर, नॉट ऑफ सेलर, सेलर की ड्यूटी नहीं है। क्या कहा गया था इस केस में, बायर्स ड्यूटी टू सेलेक्ट गुड्स, नॉट सेलर्स। ये चीज़ है कि अगर कोई चीज़ खरीदी जा रही है तो बायर की ड्यूटी है सेलेक्ट करे उसको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिकल प्रिंसिपल पे बना हुआ है। अब बताइए सेलर को क्या पता आपको क्या चाहिए, व्हाई यू नीड दिस, और बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, तो वो सेलर उस चीज़ की अकाउंटेबिलिटी नहीं ले सकता। ठीक है ना। लेकिन इसके बाद एक केस और आया। चलिए, ये हम पहली बात समझ गए हैं कि जो बायर होगा उसको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। लेकिन एक केस था कि
मान लीजिए, चलिए केस की एक स्टोरी समझते हैं। अंडर पैंट्स के ऊपर था ये। आपने पहनने के लिए कोई कपड़ा लिया है, आपने अंडर पैंट्स लिए हैं, तो ऑफ कोर्स एक इम्प्लाइड सी चीज़ है ना कि मैं बताऊंगी थोड़ी कि इसको पहनना है। उसमें जो हमारे बायर थे उन्होंने पहने और उन्हें किसी तरीके की स्किन डिजीज़ हो गई, ठीक है। अब उन्होंने जो कंपनी थी उसके ऊपर केस कर दिया कि इनके कपड़े पहनकर मुझे स्किन डिजीज़ हो गई है। तो अब जो हमारे सेलर थे वो क्या कहते हैं कि मुझे नहीं पता था कि ये इसको पहनेंगे, और हमने कहाँ लिखा है कि पहनने के लिए बिल्कुल परफेक्ट फिट फॉर वेयरिंग है, या ये उस कंडीशन पे खरा उतरता है। तब कोर्ट ने कहा कि आप कैसे कह सकते हैं कि आपको नहीं पता था। एक तो आप ऐसी चीज़ बना रहे हैं जो पहनने की है, और आप दूसरी बात वहाँ पे क्लेम कर रहे हैं कि मुझे पता ही नहीं था कि इसको पहनना पड़ेगा। अब जो उनको फिर कोर्ट ने कहा ऐसा नहीं होता है। कोर्ट ने क्या जजमेंट दिया इस पे, पहले तो केस का नाम देखते हैं, कौन से केस में हुआ था ये। केस था हमारा ग्रांट वर्सेस ऑस्ट्रेलियन निटिंग मिल्स। चलिए साइटेशन पूरी मत लिखिए, मिल्स लिखा हुआ है ये, MILLS। ईयर लिख लीजिए, 1936 का था ये। इसमें फिर कोर्ट ने कहा भाई अंडर पैंट्स खरीदी जा रही है तो पहनने के लिए खरीदी जा रही है। हाउ कुड यू से कि ये मुझे नहीं पता था कि आप पहनने के लिए खरीद रहे हैं। दैट्स नॉट हाउ थिंग्स वर्क ना। कोई चीज़ किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए बनी है तो यू कांट से ना कि मुझे नहीं पता था कि जो बायर हैं वो उसको पहनने के लिए खरीद रहे हैं। इफ बायर इज परचेजिंग अंडर पैंट्स, ऑफ कोर्स ही इज बाइंग फॉर टू वेयर इट। अब उन्होंने पहना, उनको स्किन डिजीज हो गई। नाउ यू कांट से ना कि मुझे नहीं पता था। तो केस का नाम तो ये था। इसमें क्या कहा गया, यही लिख दो साइड में। चलिए लिखिए, नो लाइबिलिटी ऑफ, नो लाइबिलिटी ऑफ अनअवेयर सेलर फॉर लेटेंट डिफेक्ट इन गुड्स। अभी मैं आपको लेटेंट और पेटेंट डिफेक्ट के बारे में समझाऊंगी, फिलहाल आप सिर्फ लिख लीजिए क्या कहा गया था इस केस में। नो लाइबिलिटी ऑफ अनअवेयर सेलर फॉर लेटेंट डिफेक्ट इन गुड्स। लेटेंट डिफेक्ट नहीं करेंगे आप, ठीक है। लेटेंट और पेटेंट पे पढ़ते हैं। देखिए दो तरीके के डिफेक्ट्स होते हैं चीज़ों में जो आपको कैविट एम्प्टर के लिए पता होने चाहिए। गुड्स में अगर डिफेक्ट है तो दो तरीके के हो सकते हैं। क्या क्या डिफेक्ट हो सकते हैं? सबसे पहला तो एक लेटेंट डिफेक्ट हो सकता है, और एक हो सकता है पेटेंट डिफेक्ट, ठीक। लेटेंट डिफेक्ट में क्या होता है ना कि विजिबल नहीं होता वो। आप ये नहीं कह सकते कि बायर ने एग्जामिन क्यों नहीं किया। अब उस अंडर पैंट्स को पहनने से बीमारी हो जाएगी, वो उस पर दिख थोड़ी रही थी लगी हुई डिजीज, या उस पर चिपकी हुई स्टिक डिजीज दिख रही थी कि हाँ भाई इस पर्टिकुलर नाम की डिजीज इसके साथ चिपकी हुई है वो हो जाएगी। नो ना, यू कांट सी द डिजीज। तो ये ऐसे डिफेक्ट होते हैं जो विजिबल नहीं होते, जो दिख नहीं रहे होते, नॉट विजिबल। तो आप कैसे कहेंगे कि जो बायर है उसको खुद ही अवेयर होना चाहिए था? भाई जब वो चीज़ दिख ही नहीं रही है तो वो अवेयर कैसे हो जाएगा? हाँ, पेटेंट डिफेक्ट वो होते हैं जो विजिबल होते हैं। कोई चीज़ टूट रही है, कलर वो नहीं है जो आपको चाहिए, वहाँ से तो आप उठा के ले गए, आपको दुकान पे नहीं दिख रहा था ये रेड कलर का नहीं है, फिर आप आ जाते हैं कि हमें तो रेड नहीं ब्लू चाहिए था। तो वो चीज़ है कि वो पेटेंट डिफेक्ट है। वहाँ पे आपका जो सेलर होगा ना वो लायबल नहीं होगा, आप सेलर को लायबल नहीं ठहरा सकते। लेकिन लेटेंट डिफेक्ट में जो है वो सेलर लायबल होगा, क्योंकि बायर को डिफेक्ट नहीं दिख रहा है, सेलर बेच रहा है, ही हैज़ टू बी लायबल। वो यहाँ पे ये भी नहीं कह सकता कि मुझे भी नहीं दिख रहा था, ठीक है। नहीं, यू आर सेलिंग दिस, यू आर अकाउंटेबल। आप मैन्युफैक्चर, ये आपने देखा होगा आपके क्लॉजेज में कई बार आया है
क्या आप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, उस चीज़ को प्रोड्यूस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, बाद की बात है। आप नहीं कह सकते कि मैंने नहीं बनाई है ये चीज़, ठीक है। यू कांट से दिस, आपने बनाई है या नहीं बनाई है वो सेकेंडरी चीज़ हो जाएगी, ठीक है। डिफेक्ट तक समझ आया आप लोगों को, दोनों केस लॉज भी। ये दो केस लॉज इसमें बहुत इंपॉर्टेंट थे, ये आपको डिफेक्ट्स पता होने चाहिए थे, क्योंकि पता है एग्जाम में क्या होगा, एमसीक्यू में या मेंस में एक बार बता देंगे आपको कि लेटेंट डिफेक्ट है कहीं पर, बताइए सेलर लाइबल है या नहीं, पेटेंट डिफेक्ट है, बताइए सेलर लाइबल है या नहीं, ठीक है। अब आप मुझे यहाँ तक बता दीजिए, आर वी क्लियर, कुछ कन्फ्यूजन, कुछ ऐसा है कि आपको नहीं समझ आया। फिलहाल के लिए सिर्फ क्वेश्चंस बचे हैं, वो मैं थोड़ी देर बाद कराऊंगी, एक सेक्शन और कवर कर लेते हैं। आप मुझे केविट एम्प्टर को यहाँ तक बताइए, क्या हम क्लियर हैं। नो लाइबिलिटी ऑफ द बायर और द सेलर, मैंने दोनों के साथ लिख दिया था कहाँ पर किसकी लाइबिलिटी नहीं है, समझी। दोनों केस में अलग अलग बातें लिखी है ना मैंने, कि उसमें अगर लेटेंट डिफेक्ट है तो विजिबल ही नहीं है तो सेलर लाइबल होगा। लेटेंट डिफेक्ट है, बायर देख नहीं पा रहा है कि कोई कमी है, तो सेलर ही लाइबल होगा। और पेटेंट डिफेक्ट है जो कि विजिबली दिख रहा है कि टूटा हुआ है या कलर आपकी पसंद का नहीं है ना। लेटेंट डिफेक्ट में ऐसा होगा कि लेटेंट डिफेक्ट विजिबल नहीं होता, विजिबल नहीं है तो सेलर तो नहीं देख बायर तो नहीं देख सकता है ना, बट सेलर बेच रहा है तो वो रिस्पॉन्सिबल होता है उस चीज़ के लिए। ऑलराइट, बाकी सब बताइए, हम लोग यहाँ तक क्लियर है। एक छोटा सा सेक्शन आगे है सेल बाय सैंपल, वो कर लेंगे। यू मेड अस राइट नो लाइबिलिटी ऑफ अनअवेयर सेलर फॉर द लेटेंट डिफेक्ट। अनअवेयर था ना वर्ड, पढ़िए आप सेलर के आगे, वो तो केस की सिग्नेचर लाइन थी, देखिए वो तो केस में कहा गया था, बट वहाँ पे अनअवेयर के ऊपर सवाल उठा था। केस की जो पूरी साइटेशन है ना वो मैं आपको नोट्स में दे दूंगी, अगर आप कहें तो मैं आपको अभी पढ़कर भी बता देती हूँ, काफ़ी लंबी है, हम लोग अभी नहीं लिख पाएंगे। वो केस में क्या कहा गया था, वो एक सिग्नेचर लाइन, क्योंकि इसके ऊपर ना एमसीक्यू आ जाते हैं, यहाँ पे सेलर से पहले अनअवेयर वर्ड डाल दिया गया है, ठीक है। तो इसमें क्या कुछ सर्कमस्टांस ऐसे बताए गए थे, अब आप समझ गए हैं ना कि वो ही अनअवेयर है, बट जनरली ये कहा गया था कि लेटेंट डिफेक्ट के लिए भी ना सेलर को अनअवेयर नहीं माना जाएगा। क्यों नहीं माना जाएगा, वहां पे वो ये नहीं कह सकता आई एम नॉट प्रोड्यूसिंग इट, आई एम नॉट मैन्युफैक्चरिंग, आई डोंट नो। तो इस केस में भी क्या हुआ था कि उन्होंने बोला था कि हाँ चलो अनअवेयर है सेलर तो समझ में आएगा लेटेंट डिफेक्ट में, लेकिन सेलर को अनअवेयर नहीं माना था उन्होंने बोला था यू आर मैन्युफैक्चरिंग और नॉट, वो मैटर ही नहीं करेगी बात, मैटर हमेशा वही करेगी कि आप वहां पे सेलर थे, यू हैव टू बी लायबल। अब ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन पे मूव करें। केविट एम्प्टर इतना हो गया है, बाकी जो बचा है ना मैं आपको नोट्स में दे दूंगी, ये वाली आपकी कंफ्यूजन थोड़ा डिटेल से पढ़ के निकल जाएगी। फिर उन्होंने बाद में यही बोला था कि भाई उसने अंडर पैंट्स खरीदी थी, उससे उसको स्किन इन्फेक्शन हुआ, अगर हमारा सेलर अनअवेयर होता तो भी ठीक है, लेकिन लेटेंट डिफेक्ट में नहीं मानेंगे। 15 और 17 में डिफरेंस बता देना। अच्छा 17 पर आ तो जाए, ठीक है। 16 तक बताइए, हम लोग क्लियर हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है 16। नाउ वी हैव टू मूव फर्दर फॉर 17, अगर आप लोग क्लियर हैं तो। केविट एम्प्टर हमारा हो चुका है, बहुत टाइम खा लिया इसने, बट ये लेंदी सेक्शन यही था, बाकी इतने लंबे लंबे नहीं है इसमें, अब अच्छे से आसानी से, कंफ्यूजिंग भी यही था, क्योंकि आपको ना केविट एम्प्टर के एक्सेप्शंस पता होने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और आपने देखा ना उसमें एक्सेप्शन के भी एक्सेप्शन दे रखे हैं, क्योंकि क्लॉज है तो वो एक्सेप्शन है, फिर उसमें जो प्रोवाइजो जुड़ा है वो एक्सेप्शन का एक्सेप्शन दे रखा है, तो आपको वहाँ थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी। चलिए 17 पर आते हैं, सेल बाय सैंपल। इस चीज़ को मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कई बार, कोई चीज़ अगर डिस्क्रिप्शन पे बिक रही है या सैंपल पे बिक रही है तो उस चीज़ को जहाँ मान लीजिए मैं ये ट्रायंगल्स बेचती हूँ और मैंने एक अपने काउंटर पे, टेबल पे, जो मेरी शॉप है उसके टेबल पे एक ट्रायंगल रख रखा है सैंपल के तौर पे, और जो भी मेरे पास ट्रायंगल खरीदने आता है मैं उसको सैंपल ये दिखाती हूँ, ये कितना भारी है, ये कितना स्ट्रॉन्ग है, इसका कलर क्या है, सब कुछ मैं यहाँ शो करती हूँ। ऑलराइट, फिर अब जिसको खरीदना होता है ये तो मैं अपना सैंपल यहीं लगा रहने देती हूँ, मैं इनमें से उठाकर सेल कर देती हूँ जो भी खरीदने आता है। तो मेरे ऊपर क्या जिम्मेदारी है कि जो मैं लोगों को सैंपल के तौर पे ट्रायंगल दिखा रही हूँ ना, तो जो मैं उन्हें बेच रही हूँ
ये सेम होने चाहिए। मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ कि मैं दिखा कुछ रही हूँ सैंपल में और बेच कुछ रही हूँ। अगर मैं ऐसा करूँगी तो आई विल बी लायबल फॉर दैट, है ना। तो सेल बाय सैंपल आपका ये ही कहता है कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हो रहा है सैंपल के थ्रू, आप सैंपल दिखा रहे हो, और अगर आपके टर्म्स में कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्रेस है एम्प्लाइड है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो ये नहीं कह सकता कि अगर मैंने सैंपल दिखाया था, मैंने ये थोड़ी कहा था ऐसा मिलेगा। ऐसा नहीं होता। अगर आप किसी पर्टिकुलर चीज़ को एज ए सैंपल यूज़ कर रहे हो ना, तो वो वैसा ही मिलेगा। अब जब सैंपल से होगी तो इम्प्लाइड कंडीशन मानी जाएगी। क्या मानी जाएगी? पहली, कि वो जो बल्क बिक रहा है ना, एक सैंपल में तो एक दिखाया है और खरीदे किसने हैं? उसने 12 ट्रायंगल खरीदे हैं। तो ये जो 12 ट्रायंगल का बल्क है ना, वो कॉरेस्पॉन्ड करेगा, वो सैंपल की ही क्वालिटी का होगा, सेम क्वालिटी एज सैंपल, है ना। आपको जो सैंपल में ट्रायंगल दिखाया गया था, आप 12 खरीदो या 120 या 12,000, आपको सारे ट्रायंगल सेम क्वालिटी के मिलने चाहिए और मिलेंगे। ऑल राइट, यहाँ तक क्लियर है हम लोग? चलिए बी में क्या है। बी में क्या होगा कि अगर जो बायर है वो, उसके बाद एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि वो कंपेयर कर लें कि वो जो बल्क है आपका वो सैंपल में मिल रहा है या नहीं। प्रीवियस सेक्शन की ही तरह अगर एक बारी आपको खुद को कंपेयर करने की, एग्जामिन करने की अपॉर्चुनिटी दे दी गई और आपने वहाँ पे एक बारी कंपेयर एग्जामिन करके ओके कह दिया, फिर क्या होगा? अगर आपने एक बारी एग्जामिन करके ओके लिख दिया वहाँ पर, देन यू कांट से कि ये तो सैंपल जैसा नहीं है। आपको अपॉर्चुनिटी मिली थी ना, यू हैड द अपॉर्चुनिटी टू सी। अब जब आपने वहाँ पे अपनी अपॉर्चुनिटी खो दी, आपको दिया था, आपने एग्जामिन भी किया, आपने कंपेयर भी किया, फिर आप घर ला के कह रहे हैं कि सैंपल जैसा नहीं है, तो ऐसे तो नहीं होगा। किन चीज़ों पे चल रहा है सेल बाय सैंपल? पहली बात तो जो आपके सेलर हैं वो जो सैंपल के लिए बल्क दिखा रहे हैं, जो आपको सैंपल में जो चीज़ दिखाई जा रही है और जो आपको बेची जा रही है वो सेम होनी चाहिए। पहली बात तो ये हो गई। ये लायबिलिटी किसकी होगी? सेलर की, जो बेच रहा है। और ये यहाँ पे कहा गया है कि तभी वो कॉन्ट्रैक्ट इफेक्ट में आएगा। और ये कहा है कि एक इम्प्लाइड कंडीशन होती है, ये नहीं कहोगे कि एक्सप्रेसली नहीं बोला था, मैंने तो नहीं बताया था सैंपल जैसा होगा, वो ज़रूरी होता है। और अगर आप कोई चीज़ बल्क में भी खरीदोगे तो भी उसकी क्वालिटी सेम होनी चाहिए, सैंपल के साथ कॉरेस्पॉन्ड करनी चाहिए वो, है ना। तीसरी चीज़ ये हो गई। पर चौथी चीज़ ये है कि अगर आपको रीजनेबल अपॉर्चुनिटी मिल रही है, यू हैव द अपॉर्चुनिटी, तो कि आप कंपेयर करो ना। वो आपको वहीं बिठा के दिखा रहा है कि देख लीजिए मैम, इधर मैम और सर, कि आप इसको चेक कर लीजिए कि सैंपल जैसा है या नहीं। फिर आप उसको घर ला कर कह रहे हो नहीं नहीं ये तो सैंपल जैसा नहीं है, आपने गलत दिया है, आप वापस कर लो, देन यू कांट डू दिस। ऑल राइट, आर वी क्लियर? सी कहता है फिर उसके बाद कि जो गुड्स है ना, तो वो फ्री होनी चाहिए किसी डिफेक्ट से। अब डिफेक्टिव आइटम नहीं होने चाहिए। आपने सैंपल तो इतने अच्छे ट्रायंगल का दिखाया था, तो जो बाकी के ट्रायंगल्स आप बेच रहे हैं तो दे शैल बी फ्री फ्रॉम एनी डिफेक्ट। मे बी नहीं, शैल बी। बेयर एक्ट लैंग्वेज शैल मैंडेटरी कर रहा है वो सेलर के लिए कि वो डिफेक्ट्स नहीं होने चाहिए। रेंडरिंग दैम अनमर्चेंटेबल, मतलब अगर वो उसको, ये भी नहीं है कि वो रीसेल के लिए ठीक होने चाहिए वो, लेकिन एक बारी जो इंसान खरीद रहा है कम से कम वो तो उनको उसी तरह यूज़ करे जिस तरीके से उसको सैंपल दिखाया गया था, ठीक है। और रीजनेबल एग्जामिनेशन जब हुआ होगा सैंपल का, वहाँ पे नहीं दिखना चाहिए कोई एरर। अगर दिखेगा तो वो वापस कर सकता है, विच वुड नॉट बी अपेरेंट। ऐसा कुछ वो नहीं दिखे कि आपने एक रीजनेबली एग्जामिनेशन करा, उसने सिर्फ हाथ में लेके देखा, अब वो ये थोड़ी है कि उसको तोड़ के देखेगा मजबूत है या नहीं, ऐसे नहीं होता। एक रीजनेबल एग्जामिनेशन होगा, वो उससे ये नहीं कहेगा कि मैं तो इसे छत से फेंक कर देखूंगा ये मजबूत है या नहीं है, नो। रीजनेबल एग्जामिनेशन पे कुछ ऐसा नहीं शो होना चाहिए कि उसमें कोई ऐसा मटेरियल डिफेक्ट है या क्वालिटी का डिफेक्ट है या वो अपने उससे नहीं मिल रहा है। आपने देखा होगा कई बारी कि एक जगह पे कभी ऐसे रील्स शो हो जाती हैं, वीडियोस शो हो जाती हैं कि कोई प्लेट तोड़ तोड़ के बेच रहा होता है, कोई चीज़ तोड़ के बेच रहा होता है, बट उससे भी अगर आप सामान खरीदने जाएंगे ना, तो वो सेल बाय सैंपल भले ही तोड़ के कर रहा है, आपको वो तोड़ के तो नहीं देखने देगा एटलीस्ट। हाँ वो ये कहेगा ये है, वो सैंपल जैसा ही होगा, तो रीजनेबल एग्जामिनेशन की अपॉर्चुनिटी मिलेगी आपको।
अगर रीजनेबल एग्जामिनेशन की अपॉर्चुनिटी के बाद भी वहाँ पे कुछ सही नहीं होता है देन यू कैन से, ठीक है। सेल बाय सैंपल, ठीक है, एक केस लॉ भी है इसमें। यहाँ तक क्लियर है? केस लॉ बता दूँ, एमसीक्यू में आ जाता है। आर वी क्लियर? केस लॉ कहता है कि जो आपके बायर है ना, उनको एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। किस बात की मिलनी चाहिए? टू एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन भी कैसा? एक रीजनेबल एग्जामिनेशन। वो उसको तोड़ के देखने की जिद नहीं करेगा कि एक बार मुझे इसको आग में जला कर देखने दो। ऑफ गुड्स, क्या अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए उनको? कि एक रीजनेबली एग्जामिन करने दो गुड को। अब मान लीजिए जो खरीदने आया है वो ये कह रहा है कि एक बार मुझे इन गुड्स को जला कर देख लेने दो, एक बार 16th फ्लोर से फेंक कर देख लेने दो कि परफेक्टली फाइन है या नहीं। तो यू कांट से दिस, ठीक है। ये एक बात कही गई थी, लेकिन किस केस लॉ में कही गई थी? गोडले वर्सेस पेरी। ये छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्ट और सोगा के केस लो इतने आते हैं ना कि तंग कर देते हैं। आपने भी देखा होगा कॉन्ट्रैक्ट में भी ये छोटे छोटे केस लो ही सबसे ज़्यादा परेशान करते हैं। सब कुछ तो याद नहीं हो पाता है, पर वही बात है, बार बार रिवाइज करोगे ना तो नज़रों में रह जाता है, फिर वहाँ पे हिट कर जाता है, हाँ ये इसमें पढ़ा था मैंने। सब कुछ तो याद करना ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है, बट वो बार बार रिविजन से ना चीज़ें दिमाग में रहने लग जाती हैं। वो दिमाग में रहने लग जाती हैं तो एक तरीके से याद ही हो जाती हैं। क्लियर है हम इस केस लॉ तक भी? नाउ टेल मी, अब जो सेक्शन 18 से है वो हमारा चैप्टर चेंज है। नाउ आप लोग मुझे बताइए, आधा घंटा बचा है हमारे पास, क्वेश्चंस कर लें या फिर हम लोग आगे चैप्टर चेंज करें, चैप्टर 3 पे बढ़ें? क्योंकि क्वेश्चंस भी हैं अभी। सेक्शन कम से कम 17 तक के तो मैं आपको वो लाई ही हूँ, वो समझा दूंगी, जो भी एमसीक्यूज हैं वो देख लेंगे, फिर मैं आपको पीडीएफ दिलवा दूंगी। चैप्टर वाइज है वो, किस चैप्टर से किस हिसाब का आया है, कुछ चीज़ें समझाने की हैं उसमें एमसीक्यू में। चैप्टर कल ही कर लेंगे, अभी ना क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, फिर हमारे पास इतने सारे अदिति, ओके, फिर हमारे पास इतने सारे चैप्टर के एक साथ क्वेश्चन हो जाएंगे ना तो हम उसको कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो नाउ वी जस्ट हैव टू सी द क्वेश्चंस ना। अब यहाँ पर आई गेस कोई ऐसे भी हैं जिन्होंने प्रीवियस क्लास नहीं देखी है, तो उनके लिए तो ये है कि आप क्लास देख लेना, फिर उसके बाद ये क्वेश्चन वाला सेशन आप आधा घंटे का ही तो है, ये रिकॉर्डेड देख लेना। बाकी तो सब फर्स्ट क्लास से हैं ना यहाँ पे, तो उन लोगों को समझ आ जाएगा। अब हमने पढ़ा था मैंने आपको एक डिलीवरेबल स्टेट समझाई थी ना जब हम कर रहे थे वो। तो अब इसमें आपका एक क्वेश्चन आया है पंजाब जुडिशरी में, 2010 में है ये क्वेश्चन। गुड्स आर सेड टू बी इन डिलीवरेबल स्टेट। मैंने आपको अच्छे से डिलीवरेबल स्टेट बताया था। अब क्वेश्चन ये पीडीएफ सबको मिल जाएगी। फिलहाल थोड़ा सा डिस्कशन आप इस पर मेरे साथ कर लेंगे ना, ताकि अब जब आप इसको देखेंगे तो आप इससे परेशान नहीं हो जाएंगे। तो डिलीवरेबल स्टेट क्या होगी? पहला, मतलब गुड्स आर इन गुड कंडीशन। ऐसा तो हमने नहीं पढ़ा था, कंडीशन तो गुड ही होनी चाहिए। दे आर इन रीजनेबल कंडीशन, रीजनेबल कंडीशन जैसा तो कुछ नहीं होता। दे हैव बीन डिलीवर्ड ऑन टाइम, ये डिलीवर्ड ऑन टाइम ठीक है, लेकिन ये एक डिलीवरेबल स्टेट नहीं है। ऑप्शन 4 क्या है? द बायर इज बाउंड टू टेक देयर डिलीवरी अंडर कॉन्ट्रैक्ट। यस, जब मैंने आपको ये सेक्शन कराया था तो बाउंड टू टेक है। डिलीवरेबल स्टेट वो होगी जब मेरी जो मैं गुड्स बेच रही हूँ वो उस कंडीशन में आ जाएंगी व्हेन यू बाउंड टू टेक डिलीवरी। आपने केक बोला था ना, आपने रेड कलर का केक बोला था, आपने उस पर एक पर्टिकुलर डिज़ाइन बोला था, मैंने सब कर दिया है। नाउ मेरी जो गुड्स हैं वो डिलीवरेबल स्टेट में हैं, अब नाउ यू आर बाउंड टू टेक डिलीवरी। याद रहेगा? चलिए, एक आपको डेफिनेशन याद रखनी है फ्यूचर गुड्स की। कोई मुझे बताएगा फ्यूचर गुड्स किस में डिफाइन है? सेक्शन नंबर बताएं आप। 2 वॉट, 2 के साथ किस क्लॉज में है? फ्यूचर गुड्स आया है, मैंने आपको बोला था, कई बार पूछा जाता है फ्यूचर गुड्स कहाँ डिफाइन है। एग्जैक्टली 2(6) में डिफाइन है, ठीक है। अगला ये है कि जो गुड्स है आपका, जो 2(7) के अंदर गुड्स को डिफाइन किया गया है, वहाँ पे क्या क्या इंक्लूड होता है? गुड्स में क्या क्या इंक्लूड करते हैं हम लोग? गुड्स के अंदर आता है बोथ मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी, ओके, एवरी काइंड ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग एक्शनेबल क्लेम एंड मनी। नो, इमूवेबल तो आती ही नहीं है,
पहले दो ऑप्शन तो वैसे ही चले गए। गुड्स क्या हैं, सोगा के अंदर गुड्स सिर्फ मूवेबल हैं, है ना, और एक्शनेबल क्लेम और मनी को तो इंक्लूड किया ही नहीं जाता। सी कह रहा है एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, यहाँ तक तो ठीक है, मूवेबल प्रॉपर्टी तो होती है ना गुड्स के अंदर, अदर देन एक्शनेबल क्लेम एंड मनी। यस, जो 2(7) के अंदर आता है 3 कंडीशन है, मूवे नहीं प्रीति, दो नहीं है, मूवेबल प्रॉपर्टी है इंक्लूजन में, ठीक है, और क्या इंक्लूड नहीं होगा, क्या माइनस करना पड़ेगा, एक्शनेबल क्लेम, और क्या माइनस करना पड़ेगा, मनी भी नहीं आएगा इसमें, ठीक है। इंक्लूड क्या होगा, मूवेबल प्रॉपर्टी, और एक्सक्लूड क्या होगा, इंक्लूड क्या होगा आपका सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टी, है ना, और माइनस क्या करना पड़ेगा हमें, एक्शनेबल क्लेम एंड मनी, ये दो चीज़ नहीं आएंगी, ठीक है। अगला कह रहा है एक केस लॉ पूछा है इन्होंने, ये मैंने आपको अभी लिखवाया है, हाँ चलिए, लॉटरी टिकट वाला केस लॉ सबको लिखवाया था मैंने आपको बताया था ना लॉटरी टिकट के बारे में, जो बैरेक में था, कि लॉटरी टिकट्स जो हैं वो मूवेबल गुड्स हैं या नहीं। जल्दी से आ जाइए, क्योंकि ये चीज़ आपके बैरेक में नहीं लिखी थी, मुझे अच्छे से याद है कि मैंने क्लास के एंड में लिखवाई थी, और ये क्वेश्चन आ रखा है, हरियाणा 2018 का क्वेश्चन है लॉटरी वाला। केस लॉ नहीं लिखवाया था बट लिखवाया है, ठीक है, हाँ, जो लॉटरी टिकट्स होती है वो एक्शनेबल क्लेम है, यानी वो गुड्स नहीं होगी। तो अब केस का नाम लिख लीजिए, किस केस में कहा गया है वहीं लिख लेना जहाँ लिखा था। जो लॉटरी टिकट होती हैं ना, वो एक्शनेबल क्लेम होती हैं, यानी वो उसमें नहीं आएगी गुड्स में, ठीक है, क्योंकि एक्सक्लूड कर दी जाएगी। तो इसमें किस केस लॉ में कहा गया था, ये एच अनुराग अनराज, एच अनराज वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु, ठीक है। ये आया था हरियाणा जुडिशियल सर्विसेज में 2018 में क्वेश्चन। तो आपको पता है कि जो लॉटरी टिकट्स हैं वो एक्शनेबल क्लेम है, यानी वो गुड्स नहीं हैं, ठीक है। अगर मैं आप लोगों से पूछूं, आप मुझे बताइए कि जो आपका सेल ऑफ गुड्स एक्ट है, कौन सा लॉ है ये। ऑप्शन देती हूँ, एडमिनिस्ट्रेटिव, एडजेक्टिव, मर्केंटाइल और नन ऑफ दीज। दोबारा ऑप्शन देती हूँ, एडमिनिस्ट्रेटिव, एडजेक्टिव, मर्केंटाइल और नन ऑफ दीज। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है सेल ऑफ गुड्स, एडजेक्टिव लॉ है, मर्केंटाइल लॉ है, या इनमें से कोई भी नहीं है, सी। ऑल राइट, बिल्कुल ये आपका एक मर्केंटाइल लॉ है, ठीक है। ये कब आया था, ये गुजरात में 2022 का क्वेश्चन है। किसी को अगर थोड़ी बहुत गुजराती वगैरह आती है ना, या लगता है सीख सकते हो, बहुत स्कोप है इस तरह के। जो लिंग्विस्टिक वाले हैं ना, आधे से ज़्यादा बच्चे भरते ही नहीं है, क्योंकि जो पंजाब का बेसिकली होता है उसमें पंजाबी आती है, गुजरात के में बेसिक सी गुजराती आती है, तो उसमें क्या होता है ना, कंपटीशन कम हो जाता है। आप खुद सोचो कि उतनी ही वैकेंसी निकलनी है, सब उतना आ रहा है, लेकिन वहाँ के ना रीजनल लोग ही भर रहे हैं उसको लैंग्वेज की वजह से। तो थोड़ा बहुत, मतलब ये नहीं है कि आपको करना ही है, मैं तो एक ऑप्शन के मैंने कोशिश की थी, पर गुजराती सम थोड़ा टफ लगी मुझे, पंजाबी भी। मैम सोगा के कितने एमसीक्यू आर्जल्स में आ सकते हैं, यूजीसी नेट में तो सिर्फ आए थे, इस साल यूजीसी नेट में सोगा था, देखिए जतिन, मुझे जहाँ तक लगता था ना, ये यूजीसी में सोगा नहीं था, अगर आए हैं तो हाँ। और ये है आरजेएस में भी इतना ही आता है, माइनर लॉ का सबका ही रहता है, 4 से 5 क्वेश्चन जाते हैं, और अगर कभी कभी उस क्वेश्चन को बहुत ख़त्म कर देते हैं तो 3 आ जाते हैं, लेकिन सभी में 4 से 5 से ऊपर नहीं जाएगा। पॉइंट पर आते हैं हम लोग, ये गुजरात का 2022 का क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आप मुझे बताइए, सेक्शन 2(4) जो है आपका डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स, मैंने बताया था, तो उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है। वेयर हाउस कीपर सर्टिफिकेट आएगा उसमें, मैंने आपको बोला था ना, आपको कुछ डिफाइन नहीं करना है उसमें,
उसमें सिर्फ आपको इंक्लूजन पूछ लेगा। डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल गुड्स था, आप इतना तो कहाँ टाइप करेंगे, हाँ और ना बता दीजिए। वेयर हाउस कीपर सर्टिफिकेट आएगा, रेलवे रेसिट आएगी और बिल ऑफ लेडिंग, तीनों आएंगे ना। वेयर हाउस कीपर सर्टिफिकेट भी आ रहा होगा, रेलवे रिसिट भी आ रही होगी और बिल ऑफ लेडिंग भी आ रहा होगा। तो ये तीनों ही था, इसका आंसर बन रहा था फिर के ऑल ऑफ दी अबव। ये 2022 का क्वेश्चन है, गुजरात में आया था। जिस टाइम पे मैंने आपको बताया था डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स बताया था, उसी टाइम मैंने आपको बता दिया था कि बस इनमें से ही पूछ लेगा क्या क्या है क्या क्या नहीं है। ऑड तो कुछ नहीं लग रहा हमें, तो तीनों पढ़े हुए लग रहे हैं, तो हम फोर्थ पे टिक कर देंगे ऑल ऑफ दी अबव। बस ऐसे ही काम करती हैं। अगर बिहार जुडिशरी का 2020 का क्वेश्चन है एक, वो आपसे पूछ रहा है कि जो फ्यूचर गुड्स होती हैं वो क्या होती हैं, जो सेक्शन 2 क्लॉज 6 में डिफाइन की गई हैं फ्यूचर गुड्स, वो क्या होती हैं। अनअसर्टेन्ड गुड्स या सर्टेन गुड्स, या फिर स्पेसिफिक गुड्स अंडर डिलीवरी, या फिर गुड्स विच आर नॉट इन एग्जिस्टेंस। कितना अच्छे से हमने पढ़ा था, गुड्स विच आर नॉट इन एग्जिस्टेंस। आप कंफ्यूज तो नहीं होते ना, अगर आप लोगों ने क्लास भी अच्छे से ली है ना। डायरेक्ट देखिए, अभी तक कुछ ऐसा है कि डायरेक्ट से आगे जा रहा होगा, कहीं भी नहीं जा रहा। जो हमने करा और जो लॉटरी वाला था आगे जा रहा था, मैंने आपको साथ साथ लिखवा दिया। ये क्वेश्चंस कराने का पर्पस क्या है कि आपको पता लगे कि जितना कराया जा रहा है उतना सफिशिएंट है, उसको 2 बार 3 बार 4 बार पढ़िए, है ना। क्योंकि बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज मत पढ़ाइए। अभी तक आपके उससे कोई भी एक भी क्वेश्चन ऐसे नहीं आया है जो आपके करा हुआ नहीं है, फर्स्ट चैप्टर के ही कर रहे हैं हम। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाते हैं हम लोग। हाँ जी, सारे ही वहीं से हैं, और जो पैटर्न मैंने आपको बताया था कि यहाँ से ये बन जाएगा वहाँ से वो बन जाएगा, वो ही पैटर्न भी है। उसमें मैंने आपको डिफाइन करने के लिए उसी दिन मना कर दिया, तो डिफाइन यहाँ भी नहीं कर रहा है, आपसे गिनती ही पूछ रहा है बस, है ना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। डिलीवरी अंडर द सेल ऑफ गुड्स एक्ट मीन्स डिलीवरी क्या होती है। अब इसमें ऑप्शन तो बहुत सारे हैं, लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, डिलीवरी में मैंने आपको सिर्फ ट्रांसफ़र बताया था या वॉलंटरी ट्रांसफ़र बताया था। मैंने आपको बोला था ना वॉलंटरी वर्ड पे फोकस करना। अब यहाँ पे 2-3 ऑप्शन में ना ट्रांसफ़र इस तरह ट्रांसफ़र उस तरह लिख रखा है, सिर्फ एक पोजेशन नहीं, वॉलंटरी ट्रांसफ़र, वॉलंटरी पोजेशन बात की बात है। हाँ तथागत स्नेहा अदिति, वॉलंटरी ट्रांसफ़र है यहाँ पे, पोजेशन बाद में आ रहा है, सबसे पहले वॉलंटरी ट्रांसफ़र आ रहा है, ठीक है। वॉलंटरी ट्रांसफर ऑफ पोजेशन, तो वॉलंटरी भी है, ट्रांसफर भी है, पोजेशन भी है, तीनों वर्ड्स पे कमांड रखेंगे, क्योंकि ट्रांसफर ऑफ पोजेशन तो इन्होंने सभी ऑप्शन में दे रखा है। हाँ प्रीति, ट्रांसफर ऑफ पोजेशन तो इन्होंने सभी क्वेश्चन में दे रखा है, लेकिन एक ही जगह इन्होंने दे रखा है वॉलंटरी के साथ, वॉलंटरी ट्रांसफर ऑफ पोजेशन, तीनों वर्ड्स वॉलंटरी ट्रांसफर पोजेशन, तीनों याद रहेंगे। यही क्वेश्चन बन रहा है। अब आप लोग मुझे बताइए, सिर्फ एक क्लास लेने के बाद ऐसा कुछ है जो आप नहीं कर पाएंगे। बस फर्स्ट से आपके फर्स्ट चैप्टर से आज तक इतने ही क्वेश्चन आए, यही बार बार रिपीट हुए हैं, हर बार हर बार हर बार हर स्टेट में फर्स्ट चैप्टर से यही रिपीटेड क्वेश्चन आए हैं, और कोई डेफिनेशन तक नहीं आई, एक दो अलग से होगी देख लेना, बट यहाँ तक तो हम क्लियर हैं। चैप्टर 2 पे आ जाएं। ओके कीर्ति, नेक्स्ट चैप्टर 2 करें। चैप्टर 2 में थोड़े से फॉर्मेशन में उसके डेफिनेशन के क्वेश्चन डाल रखे हैं, क्योंकि ना कुछ चीज़ ऐसी हो जाती है। मैंने आपको फॉर्मेशन से रिलेटेड भी सब कराया था। तथागत स्नेहा प्रीति, हाँ प्रॉपर्टी सेक्शन 211 में है ना, सोगा में। तो प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, यहाँ पे मैं 4 ऑप्शन बोलूँगी, आप 1 2 3 लिख देना, आप इतना लिखने में टाइम नहीं लगाओ, सिर्फ बात समझो, क्योंकि ये है ना, आप क्वेश्चन नहीं समझ पाओगे तो मुझसे हाथों हाथ पूछ लोगे, फिर आपको PDF मिल जाएगी इसकी, अच्छे से प्रैक्टिस करना, रटना नहीं, प्रैक्टिस करना सिर्फ, है ना। यहाँ पे भी देखो आपको पहले से ही पता है, आपको कहीं देखना भी नहीं पड़ रहा। तो 211 में जो प्रॉपर्टी है, जनरल प्रॉपर्टी इन गुड्स है, जनरल प्रॉपर्टी इन गुड्स। दूसरा मेयरली अ स्पेशल प्रॉपर्टी इन गुड्स, किसको कहेंगे प्रॉपर्टी, जनरल प्रॉपर्टी इन गुड्स को, या स्पेशल प्रॉपर्टी इन गुड्स को, या मर्केंटाइल एलिमेंट्स इन गुड को, या क्वालिटी एलिमेंट्स इन गुड्स को। 1 जनरल प्रॉपर्टी की ही तो बात हुई थी, उसमें साफ साफ लिखा था जब तक कुछ स्पेसिफाई नहीं किया जा रहा है, जब तक कुछ स्पेसिफिकली नहीं बताया जा रहा है, तब तक जनरल प्रॉपर्टी आएगी। हाँ बस जनरल प्रॉपर्टी इन गुड्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन मुझे बताइए, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कैसे बनेगा, हाउ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल,
ऑफ गुड्स इज टू बी मेड, क्या बताया था मैंने, इन राइटिंग बन सकता है, या सिर्फ बाय वर्ड्स ऑफ माउथ बन सकता है, या पार्टली बाय वर्ड्स ऑफ और पार्टली माउथ पार्टली रिटन बन सकता है। तीनों सही है। रिटन भी बन सकता है, ओरल भी बन सकता है, पार्टली इन राइटिंग एंड पार्टली बाय वर्ड्स ऑफ माउथ भी बन सकता है ना। नहीं नहीं, एक कैसे हो जाएगा, सिर्फ वर्ड से नहीं बनेगा ना, तीनों चीज़ आएंगी, बोथ भी नहीं, तीनों। राइटिंग में भी बनेगा, वर्ड्स ऑफ माउथ भी बन जाएगा, या फिर ऐसा भी हो सकता है आधा राइटिंग में बन जाए और आधा कैसे बन जाए। हाँ आदिति बिल्कुल ठीक है, कीर्ति है ना, ऑल। तो याद रखना, सिर्फ राइटिंग में भी बन सकता है, सिर्फ वर्ड ऑफ माउथ से भी बन सकता है, और ऐसा भी हो सकता है आधा राइटिंग में हो और आधा लिखा हुआ हो, मतलब बोला हुआ हो, वर्ड्स ऑफ माउथ हो। ठीक है। अभी तक कोई एमसीक्यू किसी को मुश्किल लगा हो, इतना बेसिक सा पढ़ के जाने के बाद भी आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। पॉइंट इज कि आप उसको पढ़ के जाएंगे, ठीक है ना। 3 क्या कहता है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट प्रपोजिशन। अब मैं आपके लिए क्वेश्चन पढ़ती हूँ, आप मुझे बताइएगा आपको कोई ऐसी बात है जो सही लग रही है, कोई ऐसी बात है जो सही नहीं लग रही है, ये आपके ऊपर है। पहला कहता है वारंटी इज अ स्टिप्यूलेशन, वारंटी की बात हो रही है, हमने कितना अच्छे से पढ़ा है, वारंटी इज अ स्टिप्यूलेशन एसेंशियल टू द मेन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स। क्या वारंटी कभी मेन एसेंशियल होती है, कंडीशन होती है ना मेन एसेंशियल, तो बताइए स्नेहा, नहीं होती ना, वारंटी कभी भी उसमें मेन एसेंशियल नहीं होती है। जो वो अब अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट, हाँ कोलेट्रल, यस, देखिए बी में वही वर्ड यूज कर रखा है, वारंटी इज अ स्टिप्यूलेशन कोलेट्रल टू द मेन पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। एसेंशियल तो वारंटी नहीं होती है, वारंटी जो होती है स्टिप्यूलेशन के साथ कोलेट्रल होती है। तो ऑप्शन बी करेक्ट है ना हमारा, ए तो गलत है। कंडीशन मेन होती है, एसेंशियल जो होगी, एसेंस जो होता है कॉन्ट्रैक्ट का वो, हाँ 2 करेक्ट है, कीर्ति, प्रीति, तथागत। जो अब हमेशा याद रखना, मैंने आपको बोला था कंडीशन जो आएगी वो मेन के लिए आएगी। अब किन वर्ड्स को पकड़ के क्वेश्चन बन रहे हैं, जो कंडीशन आएगी ना हमेशा वो मेन एसेंस के लिए आएगी कॉन्ट्रैक्ट के, ठीक है। और जो वारंटी आएगी वो हमेशा कोलेट्रल आएगी। और इन वर्ड पे एमसीक्यू है, वो आपको कभी भी वारंटी को क्या करेगा, मेन बता देगा, जैसे अभी बताया। तो आपको करेक्ट नहीं करके आना है, वारंटी कभी भी मेन एसेंस नहीं होती है, हमेशा कोलेट्रल होती है। आर वी क्लियर? ये तो आपको क्लास के साथ क्लियर होता चला गया होगा ना। अगला क्वेश्चन पढ़ती हूँ। अ वारंटी इज अ स्टिप्यूलेशन कोलेट्रल टू द मेन पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब वो ये कह रहा है क्वेश्चन में ही, अ वारंटी इज अ स्टिप्यूलेशन, वारंटी जो है स्टिप्यूलेशन है कोलेट्रल टू द मेन पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, है ना, ये लाइन तो बिल्कुल ठीक है। अब क्या कहेगा, इसके आगे क्या हो सकता है, इसके आगे की लाइन गैस करेंगे आप। मैं पहली लाइन पढ़ती हूँ, विच गिव्स राइट टू रिजेक्ट द गुड्स ऑन ब्रीच। क्या अगर वारंटी पूरी नहीं होती है तो मैंने आपको ये सिखाया था कि आप रिजेक्ट कर सकते हो गुड्स को। अगर वारंटी फुलफिल नहीं करेगा आपका सेलर तो क्या आप रिजेक्ट कर देंगे गुड्स को, बिल्कुल नहीं। वारंटी पे तो आप डैमेजेस ले सकते हैं ना, हमने लिखा भी था, पढ़ा भी था। हाँ ओनली डैमेज, यस नंदिनी तथागत, वारंटी पे हम सिर्फ डैमेज लेंगे, तो पहला ऑप्शन तो करेक्ट नहीं हो सकता। बी क्या कह रहा है, द ब्रीच ऑफ वारंटी गिव्स राइट टू क्लेम फॉर डैमेजेस, तो हम सिर्फ क्या लेंगे, डैमेजेस लेंगे। बी क्लियर, बी करेक्ट है ना हमारा। रिजेक्ट, कभी भी अगर आपकी वारंटी फुलफिल नहीं की जाएगी तो वहां पे आप गुड्स को रिजेक्ट नहीं करेंगे, रेदर आप क्या डिमांड कर सकते हैं, आप वहां पे डैमेजेस डिमांड कर सकते हैं, ठीक है। सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन है, 2019 का ही क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, ध्यान से सुनिएगा। एक वेंडी है, डिफेंडेंट है जो हमारे, वो 1000 रुपये देते हैं एज अर्नेस्ट मनी एंड देन ₹2000। ये गलत तो नहीं आ गया, फोर नहीं, ये गलत चैप्टर का आ गया है, जब ये कराऊंगी तब कराऊंगी। केवी टेम्पटर के क्वेश्चन पे आते हैं अब हम लोग। चलिए आज, अब पिछले तक का इतना क्लियर है, केवी टेम्पटर आज क्लियर है। आज ही क्वेश्चन 1-2 देख लें, केवी टेम्पटर क्या पूछ रहा है हमसे, देख लेंगे आज आपको कितना समझ आया। पिछले में यही क्वेश्चन, जितने भी पीछे के सेक्शन है ना, यही क्वेश्चन रिपीट होके बार बार आ रहे हैं, तो मैंने एक एक बार आपको इससे इंट्रोड्यूस करा दिया ताकि आप लोग उसके लिए तैयार रहें।
गारंटी वारंटी में डैमेजेस मिल रहे हैं, लेकिन अगर आपकी कंडीशन ब्रीच है तो आप वहाँ पे रिजेक्ट कर सकते हैं गुड्स को, तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, ठीक है। ऑलराइट, हाँ। तो यहाँ तक देखिए आपको इससे अंदाज़ा हो गया कि आपका चैप्टर कितना क्लियर है, आपको कितनी कमांड है, आपको पता है गुड्स इन जनरल है, आपको पता है आप कहाँ डैमेज ले रहे हो, कहाँ रिटर्न कर रहे हो। चलिए अब हम कैविट टेम्पटर का एक क्वेश्चन देखते हैं। अ बॉट अ हॉर्स फ्रॉम बी, एक घोड़ा खरीद, अब मैंने बोला था ना कैविट टेम्पटर पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। अ बॉट अ हॉर्स फ्रॉम बी, थोड़ा सा देखते हैं इसको बना के क्या कह रहा है ये। ए ने घोड़ा खरीदा किससे, बी से, ठीक। तो ए वॉन्टेड टू एंटर द हॉर्स इन रेस, अब ये जो ए ने घोड़ा खरीदा है, ओके काइंड ऑफ घोड़ा तो ये जो इसने खरीदा है ये चाहता है कि ये रेस में दौड़े। यहाँ पे बायर कौन है आपके, ए है, और बी से खरीदा है, बी आपके सेलर थे। बी ने सिंपली घोड़ा बेचा है, किसको बेचा है, ए को बेचा है। बी ने क्या करा है, सिंपली घोड़ा बेचा है ए को। अब ए चाह रहा है कि ये घोड़ा रेस में जाए, ठीक है। अब ये देखा जाता है कि ये जो हॉर्स है, ऐसे ही लिख देती हूँ हॉर्स को, ये लग नहीं रहा है ना हॉर्स, तो ये जो हॉर्स है ये रेस के लिए केपेबल नहीं है। ए को पता लगता है जब वो उसे दौड़ा के देखता है, तो उसको रियलाइज होता है कि भाई ये मैंने घोड़ा खरीद तो लिया पर ये रेस के लिए कैपेबल नहीं है ना। अब किसी भी वजह से नहीं होगा, हो सकता है उतनी इम्यूनिटी नहीं हो, लेकिन इसने बी को नहीं बताया था खरीदते हुए कि मुझे जो हॉर्स चाहिए मुझे रेस के पर्पस के लिए चाहिए। ये बी के पास सिंपली गया था और इसने कहा था आई नीड अ हॉर्स, तो बी एक हॉर्स देता है, बेच देता है, बात खत्म हो जाती है। तो क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, ए बॉट अ हॉर्स फ्रॉम बी, ए वॉन्टेड टू एंटर द हॉर्स इन अ रेस, turns out that horse was not capable of running a race on account of being lame, but A did not inform B of his intention, यहाँ तक कि उसने जो हमारे सेलर हैं उनको बताया ही नहीं कि उसको किस लिए चाहिए। अब सेलर को तो नहीं पता था ना कि इसको रेस के लिए चाहिए, तो हमारा यहाँ पे ऑन द फेस ऑफ इट क्वेश्चन में क्या आ रहा है, सेलर इनोसेंट आ रहा है ना, उसको नहीं पता था ना कि रेस के लिए चाहिए। अब बी क्या है, बी आप लोग बताइए, क्या बी रिस्पॉन्सिबल है, बी को डैमेजेस देने चाहिए या घोड़ा बदल के देना चाहिए, क्यों देना चाहिए भाई। मैंने आपको बताया केविट टेम्पटर में एक्सेप्शंस बाद में आते हैं, सीधी बात है ये। केविट टेम्पटर आपका ये कहता है जनरल कंडीशन में अवेयर करना चाहिए बायर को। जब उसने बी को बताया ही नहीं कि उसको रेस के लिए चाहिए, देन व्हाई इज सेलर रिस्पॉन्सिबल। तो केविट टेम्पटर विल अप्लाई व्हाट, क्या होगा, केविट टेम्पटर अप्लाई होगा द बायर शुड बी बिवेयर, जो खरीद रहा था ही मस्ट बी दैट सेंसिबल ना टू इन्फॉर्म द सेलर कि मुझे इस पर्टिकुलर पर्पज के लिए चाहिए। उसको कहना चाहिए था दैट आई नीड अ हॉर्स फॉर दैट पर्टिकुलर पर्पज। बायर शुड बी अवेयर इन हिज पार्ट ना, जब बायर ही अवेयर नहीं था, वो सेलर को बता ही नहीं रहा है वाई आई नीड द हॉर्स, क्लियर ना। तो केविट टेम्पटर पे ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि केविट टेम्पटर अप्लाई होगा या नहीं होगा, हाँ बिल्कुल होगा, उसको खुद अवेयर होना चाहिए था बायर को। क्या उसने सेलर से कहा कि मुझे घोड़ा ऐसा चाहिए जो रेस के लिए कैपेबल हो, नहीं, नो, उसने कुछ नहीं कहा। क्वेश्चन कह रहा है हमारा, क्या उसके डिस्क्रिप्शन में कहीं लिखा था कि दिस हॉर्स इज परफेक्टली फाइन फॉर रेस, नो, ऐसी भी कोई बात नहीं है। तो द सेलर इज इनोसेंट, क्लियर। अब एक क्वेश्चन आ गया है, सेल एन अग्रीमेंट टू सेल और जनरल रूल विल अप्लाई, यस। सेल एन अग्रीमेंट टू सेल का एक बीच में क्वेश्चन आ गया है और इसमें आपसे सिंपली ये पूछना चाहता है कि इमीडिएट ट्रांसफर प्रॉपर्टी का सेल में होता है या अग्रीमेंट टू सेल में होता है, बताइए। इमीडिएट ट्रांसफर कब होता है, सेल में या एग्रीमेंट टू सेल में, यही है सिंपल सा आपका क्वेश्चन। बिहार जुडिशियल सर्विस 2020 का क्वेश्चन है। सेल, यस नंदिनी जी, बिल्कुल सेल के अंदर इमीडिएट ट्रांसफर होगा, अग्रीमेंट टू सेल में इमीडिएट, बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन डिफिकल्ट तो नहीं लग रहे हैं। एक क्वेश्चन आ रहा है 13, अब ये आप मुझे बताइए आपको क्या लगता है। अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स, अब जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स है ना, कैसा हो सकता है ये।
कंडीशनल हो सकता है, एब्सोल्यूट हो सकता है, टेम्परेरी हो सकता है। कंडीशनल, एब्सोल्यूट, टेम्परेरी। कंडीशनल और एब्सोल्यूट तो दोनों हो सकता है। कंडीशनल कैसे, कि आप ऐसा करेंगे तो आपको इतना ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। मैंने बताया था ना, सेल में कंडीशन रखी जा सकती है, इफ़ यू डू दिस तो ये खरीद लेना, अगर ऐसा हो जाता है तो बारिश हो जाएगी तो हार्वेस्ट ले लेना। कंडीशनल हो सकता है, एब्सोल्यूट तो होता ही है। लेकिन कभी भी सेल जो है ना वो टेम्पररी नहीं होती, तो इट कांट बी टेम्पररी। इट कैन बी ईदर कंडीशनल और एब्सोल्यूट, बट इट कैन नॉट बी टेम्पररी। ऑलराइट, कभी भी सेल ऑफ गुड्स एक्ट में टेम्पररी सेल नहीं होती, और इन जनरल भी टेम्पररी सेल नहीं होती। सेल हाँ किसी कंडीशन पे डिपेंड हो सकती है, हो सकता है वो हार्वेस्ट के लिए बारिश की कंडीशन रख दे, बारिश होगी तो ले लेना, नहीं होगी तो मैं कहाँ से दूंगा। ठीक है ना। अब मुझे ये बताइए कि आप लोगों में से यहाँ तक कौन कौन क्लियर है और किस किस को कोई डाउट्स हैं। बाकी के क्वेश्चंस हम कल कंटिन्यू करेंगे। हाँ, आज हमने केविट टेम्पटर पढ़ा। आप लोग बोलिए, अब सब कुछ समझ आया? थर्ड चैप्टर कल शुरू कर लें। अच्छे से पढ़ो, समझो। कोई डाउट होगा तो हम कल मिलते हैं। ऑलराइट, चलिए आज के लिए थैंक यू सो मच। आई होप आप लोग रिविजन करेंगे, बाकी क्वेश्चंस मैं कर लूँगी। थैंक यू सो मच।